रिव्यू कर देना जिनको आता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं यार, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। वेस्ट तो नहीं, बट हाँ ठीक है। तो आज यार पहले तो हम लोग जैक डेरे से स्टार्ट कर रहे हैं। जैक डेरे क्या होता है, किसी को आइडिया है कुछ? कभी सुना है जैक डेरे क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर जैक डायरी में क्या है, जैसे हमने अभी कल एक 4x4 का एरे बनाया था जिसमें चार चार चार। पर अगर ये हम्म, डिफरेंट हो जाए, पहले रो में 4 है, अगले में 3, अगले में 6, अलग ठीक है अलग, ठीक है ठीक है ठीक है। उसको हम जैक डायरी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यार हम लोगों ने ये मैट्रिक्स बनाई थी कल, इसमें क्या है इसका एक बार ये समझते हैं। तो ये हम लोगों ने कहा था यार, ऐसे आप लोग विजुअलाइज करोगे इसको कि भाई इसके अंदर 3 रो हैं और 4 कॉलम है। यही हमने मैट्रिक्स बनाई थी। बट हम लोगों ने इसका मेमोरी मैपिंग भी देखी थी कि इसकी मेमोरी मैपिंग क्या है। तो इसकी मेमोरी मैपिंग भी पीछे से उठा लेता हूँ, अगर कहाँ पर है, यही है। ठीक है, तो यार ये इसकी मेमोरी मैपिंग होती थी, जिसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने देख ही लिया था कि जो हमारे पास में एरे ऑफ रेफरेंस बनता है एक, ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास में इस तरीके से एरेज बन जाते हैं। तो यार अभी क्या था ना, अभी 4 साइज के ही सारे एरे बन रहे थे, अभी के लिए 4 साइज के ही सारे एरे बन रहे थे। बट इट इज पॉसिबल हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अलग अलग साइज के एरे बना दें। मतलब ऐसा हो सकता है कि यार ये वाला एरे मान लो सिर्फ 3 ही साइज का हो, ठीक है, ये वाला जो एरे ये सिर्फ 3 साइज का हो, ये 4 साइज का हो, और लेट से यार ये 2 साइज का ही हो। ठीक है, तो ये करना पॉसिबल है। और यही हम कर, इसी को हम जैक डेरे कहते हैं बेसिकली। एवरी रो इज नॉट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि हर एक जो ये रेफरेंस वाला एरे है, उसके हर एक एलिमेंट पर, मतलब देखो रेफरेंस एरे में हर एक एलिमेंट पर एक एड्रेस पड़ा हुआ है। तो इस हर एक एड्रेस पर जो एरे पड़ा है वो इक्वल साइज का ना हो। ये कोई 3 साइज का है, कोई 4 साइज का है, कोई 2 साइज का है, तो अलग अलग साइज के अगर हैं तो उसी को हम लोग जैक डेरे कहते हैं। तो मेमोरी कंसेप्ट इसका ये है। और अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो जैसे कि इस वाले के लिए सिर्फ 3 ही रो थी, इसके लिए 4 थी, और इसके लिए सिर्फ 2 थी। ठीक है, तो पहले तो बता दो, इतना समझ में आ गया कि ये क्या है, जैक डेरे होता क्या है, मेमोरी मैपिंग में क्या है, और वैसे यस मतलब सर। विजुलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, कौन पूछ रहा है? मैंने डीएसए लेट ज्वाइन किया है, तो क्या आप बता सकते हो कि टोटल क्या कवर होने वाला है डीएसए में? यार क्लास के बाद बात कर लेते हैं, मतलब अभी तो पहले ही काफी टाइम लगा दिया इन चीजों पे। ठीक है, तो ये जैक डरे है। अब जैक डरे एक बार ही कोड भी करते हैं हम लोग, खुद से बनाकर देखते हैं जैक डरे। तो कल नॉर्मल जो हम लोग वैसे रेगुलर 2D एरे बनाते हैं, वो तो हम लोगों ने करके देख लिया था। 2D एरेज डेमो वाला जो क्वेश्चन था उसमें करके देख लिया था। तो अब हम क्या करते हैं, जैक डरे हमें बनाना है। तो यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ सिर्फ, न्यू इंट ऑफ साइज, लेट से यहाँ 3 लिखा, एंड यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो आप। आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप एरे बनाओगे ना, 2D एरे बनाओगे, नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। बट नंबर ऑफ कॉलम्स आप स्पेसिफाई करो, इट इज नॉट नेसेसरी। नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले तो अगर हम बात करें कि सिर्फ इतने से क्या होगा, तो बताएगा सिर्फ अगर ये कोड करा मैंने, तो मेमोरी मैपिंग में क्या हो रहा होगा। अभी मैंने कॉलम नहीं लिखे हैं, कितने कॉलम है? सर एंड वेल एक तो मैट बन जाएगा, हम्म, और वो उसके पास रेफरेंस होगा, ये रो ऑफ उसका, जो रेफरेंस सेव करता है रो के लिए, ठीक है अलग अलग के लिए मतलब। ठीक है। तो यहाँ पर यार हमारी हीप है, ये सारी आप हीप मान लो, ये पूरा एरिया हीप का है, और ये हमारा स्टैक है। ठीक है जी, तो हमने मेन फंक्शन के अंदर क्या करा है, एक मैट्रिक्स, मतलब ये देखकर जावा समझ जाती है कि ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, एक 2D एरे का रेफरेंस वेरिएबल है। तो यहाँ पर यार एक वेरिएबल बन गया इस तरीके से, उसका नाम हो गया मैट। और क्योंकि हमने डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन सेम ही लाइन में करी है, तो अभी यहाँ पे नल नहीं पड़ा होगा। इसके साथ साथ ही क्या होगा, न्यू इंट ऑफ साइज 3, जावा इतना रीड कर लेता है तो इसको समझ में आता है, अच्छा यार न्यू इंट ऑफ साइज 3, तो हीप में जाके 3 साइज का एरे क्रिएट करना है। तो वो हीप में जाएगा। अ, यार इससे ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर हीप में 3 साइज का एक एरे क्रिएट हो गया। ठीक है,
हीप में 3 साइज का एरे क्रिएट हो गया, 0 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारा 3 साइज का एरे है और दैट्स इट, अभी और कुछ भी नहीं होगा। जो इसका बेस एड्रेस है लेटस से 4K, वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा, 4K यहाँ पर आकर स्टोर हो। दैट्स इट, क्योंकि हमने कॉलम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो कॉलम के लिए अभी कुछ हुआ भी नहीं है। और इनके अंदर क्या पड़ा होगा आप बता दो, यहाँ क्या पड़ा होगा, सोच के बताना। अनम्यूट मत करना, चैट में टू मी भेजना, सिर्फ एवरीवन मत भेजना। क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या पड़ा होगा, यहाँ पर क्या वैल्यूज पड़ी होंगी जब हमने सिर्फ अभी इतना ही बनाया है तो। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि यार यहाँ पर 0 पड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपने एरे बनाया है, अभी अभी जस्ट आपने एरे ही तो बनाया है एक। मैंने बताया था कि जब हम एक 1D एरे बना देते हैं, ये एक 1D एरे ही तो बना, तो जैसे ही हम एक 1D एरे बना देते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट तो वैल्यू 0 चली जाती है, तो क्या 0 ही जाना चाहिए। ठीक है, तो सबने सही बताया है, 0 नहीं जाएगा यहाँ पे, नल जाएगा। क्यों नल जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर ये 2D का जो लगा दिया है ना, 2 ब्रैकेट लगा दिए हैं, उससे जावा समझ जाता है कि आप एक 2D एरे बनाना चाह रहे हो। और जब आप 2D एरे बनाते हो तो पहला जो एरे होता है वो एरे ऑफ रेफरेंसेस होता है। और किसी भी रेफरेंस वेरिएबल में जब रेफरेंस अभी किसी वैलिड मेमोरी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा है तो क्या स्टोर होता है, नल स्टोर होता है, ये बताया था। नल। तो अभी यहाँ पर हर जगह नल स्टोर्ड होगा। बता दो, किसी को डाउट है या समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बताओ आज चैट में थोड़ा, क्योंकि हमने 15 मिनट ऐसे ही लगा दिए हैं, तो बता दो। आ गया सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हर जगह नल इसलिए स्टोर है क्योंकि ये रेफरेंसेस का एरे है, और एक रेफरेंस वेरिएबल में हर जगह नल ही स्टोर होता है जब तक वो किसी वैलिड मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट नहीं करता। जावा को कैसे पता कि ये रेफरेंसेस के लिए ही एरे है, क्योंकि है तो ये भी 1D एरे ही। तो जावा को यूं पता कि आपने यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगा दिए, तो इसका मतलब 2D एरे बना रहे हो तो ये वाला एरे रेफरेंसेस का ही होगा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना एक काम करते हैं, कुछ वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो अगर हम लोग मैट्रिक्स ऑफ, चलो एक एरे बना रहा हूँ, ARR1 नाम दे दिया। ठीक है, उसमें डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5, लेट से मैंने डाला। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैट्रिक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू ARR1। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। मतलब करेक्ट है तो आपको मेरे को ये बताना है कि मेमोरी मैपिंग में क्या हो रहा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और अगर रॉन्ग है तो भी रीजन बताना है। म्यूट अनम्यूट कर लो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सर सूरज ये रॉन्ग क्यों है? सही। 1 मिनट रुक जाओ। सूरज रॉन्ग क्यों है, एनी रीजन? क्योंकि वो मैंडेटरी होता है ना। अभी 2D एरे डिफाइन किया तो दोनों स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन करके उसका एग्जैक्ट मतलब कहाँ पे पॉइंट करता है उसको ये करे सिंटैक्स वाइज मेंशन करे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है अभी बताता हूँ। कुशल फर्स्ट रो में ARR उनसुर है, ठीक है। सर ये सही है। हाँ क्यों सही है? सर इसमें वो रेफरेंस ही जो सेव कर रहे हैं हम, जो हमारे रो रेफरेंस ऑफ रो का था, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स बना था वो रेफरेंस सेव करने के लिए बना था, हमने कह रहे कि रेफरेंस सेव कर दी वहां पर। ठीक है, तो अब देखते हैं एक बारी फिर से कि क्या है यार, ये क्यों सही है। ये उठा ही लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो इतना यार हमारे क्या हो गया था, इतना तो हमने जब फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई करी थी तभी हो गया था कि यहाँ पर मैट्रिक्स नाम का ये बन गया था, ये नल बन गए थे यहाँ पर हीप के अंदर। ठीक है, अब क्या है, मैंने यहाँ पर एक ARR1 बनाया जिसके अंदर वैल्यू 1 2 3 4 5 डाल दी। तो अब ये कैसे काम कर रहे हैं, हमने यार यहाँ पर बनाया एक ARR1 नाम का वेरिएबल बना, और यहीं पर हमने वैल्यू डाल दी है, तो इसका मतलब 5 साइज का एक array बनेगा। अब यार मैं जल्दी से दिखा रहा हूँ, ऐसे ही गंदा मंदा बना के। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 इसके इंडिसेस है, 5 साइज का एक array बनेगा। और उसके अंदर यार ये वाली वैल्यूज होंगी जो हमने डाल दी है, क्योंकि हमने डाल दी है तो यहाँ पर 0 स्टोर्ड नहीं होगा। ठीक है, लेट अस से इसका जो बेस एड्रेस है वो कुछ 2K है, लेट से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2K आके स्टोर हो जाएगा।
अब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो देखो, आप कह रहे हो मैट्रिक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू ARR ऑफ 1। तो यार मैंने क्या बताया था कि आपको डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए तो मैट्रिक्स ऑफ IJ लिखना था, पर वो कब था यार? वो तब था जब J एग्जिस्ट भी तो करता हो। यहाँ पर इसके कोरेस्पॉन्डिंग कोई एरे बना भी तो हो, तब तो आप उसमें से वैल्यू निकालोगे। J वाला जो होता है, ये जो कॉलम वाला होता है इंडेक्स, ये तो आप तब यूज करोगे ना जब भाई कुछ यहाँ पर बना भी हुआ है। अभी तो मेमोरी में कुछ बना ही नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, जब आप मैट्रिक्स ऑफ 0 करते हो तो क्या होता है, यहाँ पर मैंने क्या करा, मैट्रिक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू ARR1। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये राइट साइड की वैल्यू उठाकर लेफ्ट साइड को असाइन करता है। तो राइट साइड में क्या है, ARR1। ठीक है, ARR1 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, 2K पड़ी है। वो किसके अंदर असाइन हो जाए, मैट्रिक्स ऑफ 0 के अंदर। तो यार मैट्रिक्स पे जाओगे, 4K पे गए, तो अब आपने वही LOC फॉर्मूला अपना लगाया, विच इज व्हाट, बेस एड्रेस प्लस डेटा टाइप का साइज मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका इंडेक्स है। तो यहाँ पर डेटा टाइप तो रेफरेंस है, जो हमको नहीं पता किस साइज की होती है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स, यहाँ पे 0 है तो आंसर यहाँ पे बेस एड्रेस ही आ गया। यानी कि मैट्रिक्स ऑफ 0 करने पर आप उसके बेस एड्रेस पे पहुंच जाओ, 4K पे पहुंच जाओ, और वहां जाकर क्या डाल दो, जो वैल्यू ARR1 में थी वो 2K था, तो यहाँ पर आकर 2K डाल दो। इट मीन्स कि यार ये जो है इस पर एक तरीके से रेफर कर रहा है, अब ये इसको इस वाले एरे को पॉइंट कर रहा है। बताओ, आया समझ यहां पर जो हुआ? हाँ कुशल, देखो, ARR1 चेंज करने पर मैट्रिक्स ऑफ 0 चेंज हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ 0 में क्या है, 2K स्टोर्ड है, 2K इस एरे का एड्रेस है। अगर मैं इस वाली वैल्यू को, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर मैं किसी वैल्यू को यहाँ पर चेंज रिफ्लेक्ट करूं इस वाले ARR1 के अंदर, मान लो ARR1 में अभी ये पढ़ा था, चलो एक काम करते हैं, ये करके देखते हैं। मैं यहाँ पर एक लूप लगाता हूँ, i0, i इज लेस देन ARR1 डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ARR1 ऑफ i एंड स्पेस, एंड इसके बाद मैं लाइन छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने करा यार ARR1 को प्रिंट। अब मैं ये सेम लूप लगा रहा हूँ, यहां पर मैं ARR1 की जगह पता क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं ARR1 की जगह लिख रहा हूँ मैट्रिक्स ऑफ 0। मैट्रिक्स ऑफ 0 लिख देता हूँ कि भैया जो 0th इंडेक्स पे मैट्रिक्स में पड़ा है उसकी लेंथ बताओ। तो अभी यार हम इसको जब प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आउटपुट, क्या आउटपुट आना चाहिए इस कोड का, बता दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 आएगा, दोनों का ही 1 2 3 4 5 आएगा। क्यों आएगा, एरे 1 में आप मतलब ARR1 को प्रिंट करवा रहे हो, पहले आप ARR1 में वैल्यूज जो पड़ी है वो प्रिंट करवा रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ARR1 पे जाओ, ARR1 के बेस एड्रेस पे जाओ, चले गए, फिर उसके अंदर बाकी आप लूप लगा के 1 2 3 4 5 को प्रिंट करवा दिया आपने। दूसरे में आप क्या कह रहे हो कि मैट्रिक्स ऑफ 0 वाले को प्रिंट करवाओ, तो मैट्रिक्स ऑफ 0 में भी तो 2K पड़ा है, वो इसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो यानी आप वापस इस एरे पे गए और आपने इसकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। तो दोनों केस में 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। अब मैं यहाँ क्या करता हूं, अब मैं ARR1 ऑफ 0 में 10 डाल देता हूँ, और उसके बाद यार ये फिर सेम चीज रिपीट करता हूँ, इन दोनों को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, पहले ये करा, फिर लाइन लीव करी, और फिर अब इन दोनों को प्रिंट करवाया। अब बताओ क्या होगा, आउटपुट बताओ जी क्या होगा। क्या सिर्फ ARR1 में चेंज होगा, या सिर्फ मैट्रिक्स ऑफ 0 में चेंज हो जाएगा, या दोनों में चेंज हो जाएगा, या किसी में नहीं होगा, क्या होगा? मैंने ARR1 में तो चेंज कर दिया है, ARR1 ऑफ 0 में जाकर मैंने 10 ऐड कर दिया है। तो अब आपको क्या लग रहा है, वो चेंज क्या मैट्रिक्स ऑफ 0 में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए? सर दोनों में होगा, हीप में चेंजेस प्रोसेस करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो दोनों में ही चेंज होगा, एक बार रन करके देखें तो ये देख सकते हो आप, दोनों में ही 10 10 हो गया। यहाँ पर क्यों हो गया ऐसा, इसलिए हुआ कि मैंने बोला यार ARR1 मतलब ARR1 ऑफ 0 में जाकर 10 डाल दो।
अच्छा जी, इसका मतलब ये है ARR1 पर पहुंचे, वहां बेस एड्रेस 2 के है और क्योंकि 0 इंडेक्स है तो बेस एड्रेस पे ही जाना है, चले गए और वहां पर वैल्यू 10 डाल दो, वहां पर वैल्यू 10 डाल दो, ठीक है जी, वहां पर वैल्यू 10 डाल दी, बस ये करा आपने। अब आप ARR1 को प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, और जब आप मैट्रिक्स ऑफ 0 वाले एरे को प्रिंट करोगे तो यार वहां पे भी तो 2 के ही पड़ा है, ये 2 के पड़ा है, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो चुकी है तो वही तो प्रिंट होगा, तो यहाँ पर चेंज इस वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके दी कुशल, तो ये है भाई सीन हमारा। अब हम बात कर रहे थे जैक्ड एरे की, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये वाली स्टेटमेंट हमने सही लिखी है या नहीं, आपने बता दिया हमने सही लिखी है, और मतलब आ गया ना समझ, सूरज थे शायद, आपको आ गया समझ कि क्यों सही है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा कि यहाँ पर इतना हमने लिख दिया। अब हम इसको प्रिंट करवा ही सकते हैं, हमने देखा है, तो मैं एक आध और एरे और बना के दिखा देता हूँ। मैट्रिक्स ऑफ 1 में हम लोग यहाँ पर, अच्छा एक तरीका होता है, आप क्या यहाँ पर ये लिख सकते हो डायरेक्टली 1 लेट्स से 8 7 6, क्या ये लिख सकता हूँ मैं, ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ? अब ये जिसने जावा करी है उसी को पता होगा, इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक वाली चीज एक्चुअली में है नहीं, यस बता सर। दो। हाँ नहीं लिख सकते ठीक है, तो ऐसा नहीं लिख सकते हम, हमको यूं लिखना पड़ेगा इसको, न्यू इंट एंड ब्रैकेट्स, ये बनाकर आप इस तरीके से लिख सकते हो, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते मुझे नहीं पता भाई, क्यों, मैं क्या क्यों कह रहा हूं ऐसा, देखो एक्चुअली में जब आप ये लिखने की कोशिश कर रहे हो मैट्रिक्स ऑफ 1 में 8 7 6, तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है मेमोरी मैपिंग में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सर हम चाहते हैं कि इंटरनली वो एक एरे क्रिएट हो जाए, उसका रेफरेंस उसमें चले जाए। बिल्कुल ठीक बात है, तो यार ऐसे करें तब भी हम यही चाह रहे हैं, और अगर हम ऐसे करना चाहें हम तब भी यही करना चाह रहे हैं, सेम चीज करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि 8 7 6 नाम का एक एरे हीप में क्रिएट हो जाए, और ठीक है, और फिर यहाँ पर जो रेफरेंस वाला एड्रेस पड़ा, जो रेफरेंस वाला एरे हमारा पड़ा हुआ है उसमें 1 इंडेक्स पर इस वाले एड्रेस का जो मतलब इस वाले एरे का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाए, हम कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं। और मतलब जब हमने ये लिखा है तब भी हम ऐसा चाह रहे हैं, और जब हम अभी जो मैंने आपको न्यू इंट वाला लिख के दिखाया तब भी हम यही करना चाह रहे हैं, पर दिस इज द वैलिड सिंटैक्स इन जावा, आपको न्यू इंट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, आप डायरेक्टली यूं नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना अलाउड नहीं होता, लिख के दिखा देता हूँ एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एरर आ गया, तो इसलिए आपको यहाँ पर न्यू इंट ही करना पड़ेगा लॉजिकली, भाई मेरे को नहीं पता कि क्या डिफरेंस है, ये क्यों नहीं अलाउ करा हुआ, मेरे को तो सेम ही लगता है लॉजिकली, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, आप जैक डरे में कुछ वैल्यूज को इस तरीके से भी डाल सकते हो, तो ये करने से क्या हो रहा है, अगर ये भी मैं बता दूं, तो अभी पिछला आपने मेमोरी मैपिंग यहां तक देखा कि हम लोगों ने यहां तक तो कर लिया, इस स्टेटमेंट तक हमने कर लिया, अब जब मैट्रिक्स ऑफ मतलब यहां तक कर लिया, इनफैक्ट मैट्रिक्स ऑफ 0 में ARR1 डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इज मैट्रिक्स ऑफ 1 में न्यू इंट ऑफ 8 7 6, यानी कि क्या करो, यहाँ पर आप हीप के अंदर ही एक एरे बना दो, एक एरे बना दो हीप के अंदर ही, उसके अंदर वैल्यू डाल दो 8 7 और 6, जिसका एड्रेस मतलब कुछ होगा 0 1 2 इंडेक्स है, कुछ इसका बेस एड्रेस है लेट से 17 के, और आपको क्या करना है मैट्रिक्स ऑफ 1 में उसको डाल दो, यानी कि आप इस इंडेक्स पर आओ, अपने रेफरेंसेस वाले एरे के इस इंडेक्स पर आओ, और यहाँ पर कट करके 17 के कर दो अब, क्योंकि ये इसको रेफर करेगा, दिस पॉइंट्स टू दिस, बता दो आ गया समझ, ये वाली चीज आई समझ, जो दूसरा तरीका है हमारा जैक एरे में वैल्यू डालने का, यस सर। और लोग भी बता दो, ठीक है। बस इतना आपको एक चीज बस याद रखनी है, ठीक है, इट इज जस्ट टू रिमेम्बर, जो मैंने आपको दिखाया था कि ये वाला जो चीज है दिस इज एन इनवैलिड सिंटैक्स, ये आपको एरर देगा, ये सिर्फ याद करना है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कंसेप्चुअल नहीं है कि क्यों है, सिंटैक्स है बस, जावा ऐसा चाहता है आपसे, आप ऐसे लिखो, ठीक है जी। तो मैं अगर चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका डाल के लिंक भी देता हूँ, दिस विल गिव सिंटैक्स एरर, दिस इज सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो अब यार जैसे हम लोगों ने एक जीरोथ के अंदर हमने डायरेक्टली एड्रेस डाल दिया था, यहाँ पर हम लोग न्यू इंट करके अपने आप कोई ना कोई जगह पर एरे बन जाएगा 8 7 6 वाला, वैसे डाल देंगे। सिमिलरली मैं मैट्रिक्स ऑफ 2 में भी वैसे ही कुछ डाल के दिखा देता हूँ, लेट्स से न्यू इंट ऑफ
लेट्स से यहाँ पर बस एक ही एलिमेंट डाल दिया 10। तो अब मेरे को जैक्ड एरे को बेसिकली वो करना है, ट्रैवर्स करना है। तो मैं ट्रैवर्स कैसे करूंगा अभी के लिए, अगर मैं आपको इतने का मेमोरी मैपिंग एक बार फिर से दिखा दूं, अब कॉपी नहीं कर रहा, एक बार ढंग से बना देता हूं ताकि समझ में आ जाए क्या है। जिनको अभी पीछे थोड़ा सा समझ कम आया था, मेरे को लगा क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता गया, इसलिए यहाँ पर एक बार दोबारा देख लो। अब पूरा एरे जो बनाया है वो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहली स्टेटमेंट हम लोगों ने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया 2D एरे का, मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, मैट्रिक्स नाम का एक वेरिएबल बन जाता है, उसके अंदर नल आता है, पर नल तब आता है जब हमने सिर्फ डिक्लेयर कर रखा हो। अभी हमने डिक्लेयर नहीं, हमने साथ ही में इनिशियलाइज भी कर दिया है, न्यू इंट ऑफ साइज 3 लिख दिया है। तो जब न्यू इंट ऑफ साइज 3 लिख दिया है तो हीप के अंदर एक एरे बनेगा जो 3 साइज का होगा। और जावा को ऑलरेडी पता होगा कि यार ये जो एरे बना रहा हूं मैं, ये रेफरेंसेस का एरे है। उसको ये ऐसे पता है क्योंकि आप लोगों ने 2 ब्रैकेट यहाँ पर ये लगा दिए, ये जो आपने लगा दिए, ये 2 ब्रैकेट लगा दिए, उससे वो समझ गया कि 2D एरे बन रहा है, तो जो ये वाला एरे बनेगा ये रेफरेंसेस का ही बनेगा, जावा को ये मालूम होगा। तो 0 1 2 इसके इंडेक्स है, एंड लेट्स से 4 के इसका बेस एड्रेस था, वो यार यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन अगर मैं आपसे पूछूं इस एड्रेस की वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स 1 वाले एड्रेस की वैल्यू क्या होगी इस वाले एरे में, इंडेक्स 1 वाले एड्रेस की क्या सर वैल्यू वो होगी? जो हम डालेंगे अभी लाइक इसमें मैट1 इज इक्वल टू जो मतलब लिखा वैल्यू है इन द सेंस एड्रेस क्या पूछ रहा रेफ हूँ, एड्रेस क्या होगा इसका? 4K है, 0 इंडेक्स का बेस एड्रेस। स्टार्टिंग में तो नल होंगे सारे। अरे एड्रेस पूछ रहा हूँ, अच्छा 0 इंडेक्स वैसे का ओके, एड्रेस 4K। सर वो तो बता ही नहीं सकते ना, हाँ रेफरेंस वेरिएबल हाँ, का साइज नहीं तो पता होता। फिर वही बात है कि रेफरेंस वेरिएबल का हमको साइज नहीं पता, तो हम इसका एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर बस बेस एड्रेस 4K है, वो यहाँ पर आकर स्टोर हो गया, और 3 साइज का ये बन गया। अब यहाँ पर क्या स्टोर होगा, यहाँ पर नल स्टोर होगा जी, 0 स्टोर नहीं होगा। क्यों 0 स्टोर नहीं होगा? क्योंकि ये इंटीजर एरे नहीं है, ये रेफरेंसेस का एरे है। और एक रेफरेंस वेरिएबल जब आप बनाते हो, तो जब तक वो किसी वैलिड मेमोरी लोकेशन पर, किसी वैलिड मेमोरी एड्रेस पर पॉइंट नहीं करता, तब तक उसके अंदर नल स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर जगह नल स्टोर्ड है अभी के लिए। इसके बाद क्या होगा, हमने एक ARR1 बनाया अब अपने मेन के अंदर, तो मेन में ही यहाँ पर एक ARR1 टाइप का वेरिएबल बना पहले। ठीक है, इसके अंदर भी नल स्टोर नहीं हो रहा है डायरेक्टली, क्योंकि हमने इसमें वैल्यूज डाल दी है, तो डायरेक्टली वैल्यूज डलेंगी। 5 साइज का एक एरे बना है इस बारी एक 5 साइज का एरे बना है। 0 तो इंडेक्स इससे बना देता हूँ, 0 1 2 3 4, इसके अंदर वैल्यूज चली गई हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये वैल्यूज इसके अंदर गई। और जो इस वाले एरे का बेस एड्रेस है, लेट अस से इट इज 17K, वो 17K यार यहाँ पर आकर स्टोर हो चुका है। अब मैट्रिक्स ऑफ जीरो में आया ARR1, यानी कि RHS की वैल्यू LHS में असाइन कर दो। RHS में क्या पड़ा है, ARR1 में पड़ा है 17K, वो मैट्रिक्स ऑफ जीरो में जाके डाल दो। तो मैट्रिक्स ऑफ जीरो ये रहा, यहाँ पर जाकर आप 17K डाल दो। इट मीन्स दैट दिस इज पॉइंटिंग टू दिस, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके का सीन है कि मान लो ये इस पे पॉइंट कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली पॉइंटर नहीं है ये ऑब्वियसली, पॉइंटर भी वैसे कुछ ऐसा ही बिहेव करता है, वो भी एड्रेस ही स्टोर करता है, सिमिलर है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज कि यहाँ पर इसका एड्रेस स्टोर हो गया। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स ऑफ 1 इज न्यू इंट ऑफ 876। तो ये करने से क्या होता है, पहले तो RHS ही मैंने बोला, असाइनमेंट ऑपरेटर RHS को LHS में असाइन करता है, तो भैया पहले RHS बनाओ तो सही। तो RHS बनेगा न्यू इंट ऑफ साइज 8 6 8 7 एंड 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब एक 3 साइज का एरे बनेगा। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू क्या डलेगी, 0 1 2 इंडेक्स है, वैल्यू डलेगी 8 7 एंड 6 जो यहाँ पर आपने दे रखी थी। फिर इसका कुछ एड्रेस होगा, लेट अस से इट इज 2K। तो यहाँ पर अब आप काट के 2K डाल दो, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ 1 में डालना था, तो यहाँ पर इसका बेस एड्रेस डलेगा। फिर मैट्रिक्स ऑफ 2 इज न्यू इंट ऑफ साइज 10, यानी कि मतलब साइज 10 है न्यू इंट, एंड यहाँ पर 10, तो यानी एक साइज का एरे बनता है, सिर्फ एक साइज का एरे बनता है, इंडेक्स 0, इसका बेस एड्रेस है लेट से 7K। तो यहाँ पर हम काट के 7K डाल देते हैं, और दिस इज हाउ अ जैक्ड एरे इज फॉर्म। तो अगर आप ध्यान से सोच रहे हो इस टाइम पर, इसका जो मैट्रिक्स वाला सिनेरियो है वो आपको कैसा दिख रहा होगा, मैट्रिक्स में आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि पहली रो के पास 5 एलिमेंट है, दूसरी रो के पास 3 ही एलिमेंट है, तो दूसरी रो आपको यहां तक यूं दिखेगी, और तीसरी रो के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो आपको यूं दिख रहा होगा।
ठीक है, ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर हमारा 8 7 6 है, एंड यहाँ पर हमारा सिर्फ 10 पड़ा हुआ। बता दो अब, पूरा मेमोरी मैपिंग समझ में आ गया जैक डरे का? यस सर। और लोग जल्दी, क्या मेमोरी मैपिंग क्लियर है जैक डरे की? ठीक है, तो अब हमको बस आइटरेट करके वैल्यूज को प्रिंट करवाना रह गया है, तो वो कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है। तो पहले तो हमको पता है कि कितनी रोज हमको आइटरेट करनी है, कल बताया था, ये क्या प्रॉपर्टी होती है? सर मैट डॉट लेन, ठीक है, तो ये मैट, रोज बताता है हमको। ठीक है, तो मैट्रिक्स डॉट लेंथ करने से हमको रोज पता चल जाती है। इसलिए पता चल जाती है क्योंकि मैट्रिक्स डॉट लेंथ आपने लिखा, तो जैसे आपने मैट्रिक्स लिखा तो ये 4K ट्रिगर हुआ एक तरीके से, 4K ट्रिगर हुआ, 4K पे क्या एड्रेस पड़ा है, ये रेफरेंसेस वाला एड्रेस पड़ा, एरे पड़ा है, रेफरेंसेस वाला एरे पड़ा है, तो उसकी लेंथ रिटर्न कर दो, उसकी लेंथ 3 है। एंड रेफरेंसेस वाले एरे की लेंथ की क्या होती है, नंबर ऑफ रोज होती है इवेंचुअली। तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब जो अगली चीज है वो ये है कि यार यहाँ पर हम लोगों को कॉलम चाहिए होते हैं। अब कल यार बात ये थी कि कल ना हमारे मैट्रिक्स के अंदर हर एक रो के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कॉलम थे, तो हमने मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ एक जनरल चीज चला दी थी, क्योंकि भाई भाई मैट्रिक्स ऑफ जीरो के अंदर भी उतने ही कॉलम थे जितने मैट्रिक्स ऑफ वन में थे। यहाँ भी 5 कॉलम थे, यहाँ भी 5 कॉलम थे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार यहाँ 5 कॉलम है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ पर 1 है। तो इस बार ही हमको क्या करना पड़ेगा, इस बार जितनी रो में, मतलब जौन सी रो में आप हो उसमें जितने कॉलम है उतना ही प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट लेंथ, यानी ith रो में जितने कॉलम है उतने ही तो प्रिंट करवाओगे आप वैल्यू को। तो बस दैट्स इट, ये एक चीज है जो आपको जैक डरे की प्रिंटिंग में ध्यान रखनी है कि जित या ट्रेवर्सल में बेसिकली ध्यान रखनी है, नॉट जस्ट प्रिंटिंग, कि जितने ith रो में कॉलम है उतने ही तो ट्रेवर्स करोगे। यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ अगर आप लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो रो के अंदर तो यार 5 कॉलम थे, और ये जो फर्स्ट रो है इसमें 3 ही कॉलम थे, और इसमें तो 1 ही कॉलम था, और आपने डायरेक्टली यहाँ पर 5 ही बार लूप चला दोगे अगर जीरो लिख दोगे तो। इसलिए आपको यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट लेंथ लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट लाइन कर देंगे। बताओ ये समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, पहले से ही लोगों ने चैट में लिख दिया था। ओके, रन करते हैं कोड को। कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। अरे ये क्या हो गया, एड्रेस कैसे प्रिंट हो गए? सर वो डबल नहीं लगाया मैट। अरे हाँ, मैट्रिक्स ऑफ आई कर दिया मैंने प्रिंट, मैट्रिक्स ऑफ आई जे करना है। ठीक है, आ गया समझ? ये क्या हुआ, ये एक्चुअली में मैट्रिक्स ऑफ आई मैंने प्रिंट कर दिया था, तो उसके एड्रेस का हैश कोड, अगर याद हो मैंने 1D अरे में बताया था, यस तो सर। हैश कोड प्रिंट हो रहा है ये सारा, उसके एड्रेस का एक्चुअल एड्रेस प्रिंट नहीं होता। ठीक है, बता दो यार, एक बारी चैट में जल्दी बता दो, जैक डरे पूरा समझ में आ गया? यही है जैक डरे, बस और कुछ नहीं है। गॉट इट। ठीक है, ओके, तो दिस वाज जैक डरे। नाउ वी विल टॉक अबाउट 2D arrays, 2D array एज अ मेथड पैरामीटर। मैं बार बार खुद से फंक्शन बोलता रहता हूँ, अगली बार मैं जब भी फंक्शन बोलूँ तो मेरे को टोक देना, फंक्शन नहीं होता मेथड होता है, मतलब हर बार मत टोकना वो ज्यादा ही हो जाएगा, पर हाँ। फ्लो में हूँ तब मत टोक देना भाई कभी फ्लो में बोल रहा हूँ और आप मेथड मेथड कर रहे हो चलो, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में क्या है, कि मैट्रिक्स को अगर हम फंक्शन के पैरामीटर में डाल देंगे तो क्या करना है, मतलब क्या होगा। तो डाल के देखते हैं, एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं पहले तो हम। तो यहाँ पर एक मैट इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज 3x3, 3x3 की मैट्रिक्स मैंने बना दी। और लेट से मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फिल। फिल नाम रखा है तो ऑब्वियसली कुछ फिल कर रहा हूँ, तो मैं इस मैट्रिक्स को फिल करवाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक काउंट ले लिया मैंने 0, नहीं इनफैक्ट 1 ले लिया।
अब मैं क्या करूंगा, I is 0, I is less than matrix dot length and I plus plus, फिर J is 0, J is less than matrix of 0 dot length and J plus plus। अब भाई जैक्ड एरे भूल जाओ, अब हम नॉर्मल एरे से ही काम कर रहे हैं, मतलब रोज हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस बारी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ आई जे के अंदर काउंट को डाल दे रहे हैं और बाद में काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर दे रहे हैं। ये करेंगे हम, और इसके बाद दैट्स इट, बस इतना करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ पर मैट्रिक्स को प्रिंट करवा के देखता हूँ। तो अब आपको क्या लगता है कि मैट्रिक्स में क्या प्रिंट होना चाहिए? क्या कुछ वैल्यूज भर जानी चाहिए या सारा जीरोस प्रिंट होना चाहिए? चैट में बताना, अनम्यूट करके मत बताना, एंड टू मी भेजना प्लीज, टू एवरीवन नहीं। ठीक है अनिकेत, और लोग? क्वेश्चन ये है कि अभी तो यार फिल नहीं होगी प्लस मतलब ठीक है, पहले कॉल लगाएंगे फिर बात कर रहे हैं। फंक्शन को कॉल लगा दिया, आप बताओ। यहाँ पर एक फिल नाम का फंक्शन बनाया, उसमें मैट्रिक्स पास करा और कुछ वैल्यूज भरने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ। अभी लॉजिक बता दूंगा एग्जैक्टली क्या है, बट कुछ वैल्यूज भरने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिख सकता है। फिल होंगी या नहीं होंगी सर चैट ये में बताओ। एरर देगा। एरर देगा? क्यों देगा? सर क्योंकि जब 2D एरे भेजते हैं तो उसके में रो भेजना पड़ता है, रो का साइज, ठीक है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो सी प्लस प्लस में होता है, जावा में नहीं होता। जावा में था। नहीं, ठीक है। सर फिर तो हो जाएगा, फिर तो फिर क्या इशू है। ठीक है ठीक है, तो सब लोगों ने सही दिया है आंसर, जितनों ने भी दिया है। तो यहाँ पर वैल्यूज फिल हो रही है। तो अब यार ये फिल क्यों हो रही है? रीजन एक वर्ड का आंसर, वन वर्ड आंसर। वैल्यूज क्यों फिल हो रही है बताओ? हीप मेमोरी में मैं persist होती है। वन वर्ड बताया हुआ तो है, वन डी अरे में रेफरेंस पास हो रहा है। कुछ कॉन्सेप्ट का नाम था, सोचो इसी चीज में सही जा रहे हो। कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? पास लाइक बाय वैल्यू। वो भी ठीक है, और जाओ थोड़ा सा शैलो कॉपी। ठीक है, लाइक इंटरव्यूअर ऐसे कर सकता है कि वन वर्ड आंसर दो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपने ठीक बोला, पास बाय वैल्यू भी एक करेक्ट आंसर है और शैलो कॉपी भी एक करेक्ट आंसर है। तो शैलो कॉपी यहाँ पर हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो भाई शैलो कॉपी क्या होती है याद कर लेते हैं एक बारी। जब पास बाय वैल्यू होता है तो शैलो कॉपी ही होती है, ये तो हमने बात करी थी। तो 2D एरे में ये कैसे काम कर रहा है, ये मैंने स्टैक बनाया, ठीक है जी। मेन के अंदर हमने मैट्रिक्स नाम का वेरिएबल बना दिया और न्यू इंट ऑफ साइज 3 कर दिया। ठीक है, तो पहले तो इतने से क्या होगा, तो इतने से सबसे पहले तो एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा मैट। अभी उसमें नल नहीं जाएगा क्योंकि साथ में ही इनिशियलाइज कर दिया है। तो पहले 3, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर, अरे यार हर जगह मैंने भर रखा है, छोड़ो। यहाँ पर एक 3 साइज का हम एरे बनाएंगे। तो 0 0 1 2, ठीक है। यहाँ पर एक 3 साइज का एरे बना और ये एरे ऑफ रेफरेंसेस होगा। यहाँ पर अगर एड्रेस 4K है बेस एड्रेस, तो वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद फिर से 3, यानी कि इस बारी हम कह रहे हैं कि हर एक रो के पास 3 साइज का ही एक एरे होने वाला है। एवरी रो विल हैव एन एरे ऑफ साइज 3। तो ये हर एक रो के पास एक एरे होगा और यहाँ पर इसका एड्रेस लेट, चलो पहले इंडेक्स लिख देते हैं। इसका इंडेक्स है 0 1 2, सभी में 0 1 2 0 1 2। लेट अस से यार ये बन रहा है कुछ ये लेट से कुछ बन रहा है 4K एड्रेस पे, नहीं 4K पे तो यही है। ये 2K मान लो, ये 17K मान लो और ये मान लो 8K। तो यहाँ पर
यहाँ पर 2k स्टोर हो जाएगा, ये इस पे पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर 17k स्टोर हो जाएगा, ये इस पे पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर 8k स्टोर हो जाएगा, ये इस पे पॉइंट कर रहा है। इतना बस हमारा एक लाइन लिखने से, ये पहली लाइन लिखने से ही काम हो गया है। ये सब कुछ हो चुका है, ये हीप में बना हुआ है, ये स्टैक में बना हुआ है। और ये किसका हिस्सा था, ये मेन मेथड में हो रहा था। अब हमने फिल को कॉल लगाई, तो जैसे ही फिल को कॉल लगाई तो हमारा फिल वाला फंक्शन इसके ऊपर चढ़ेगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, सिर्फ यहाँ पर इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स और मैट्रिक्स लिख रखा है। तो यहाँ पर सोचते हैं क्या होता है। यहाँ पर जब जावा स्क्वायर मैट्रिक्स देखती है ना, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स देखती है दो, तो उसको समझ में आ जाता है आप 2D एरे बनाना चाह रहे हो। 2D एरे बनाना चाह रहे हो यानी कि रेफरेंस टाइप का वेरिएबल होगा। रेफरेंस टाइप का वेरिएबल होगा तो बना दिया रेफरेंस टाइप का वेरिएबल। एंड हमने बात करी थी जावा इज ऑलवेज पास बाय वैल्यू। तो जो वैल्यू मैट्रिक्स की यहाँ पर है वही एज इट इज कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर 4k बड़ी थी, तो 4k यहाँ पर एज इट इज कॉपी होकर आ गया। इसका मतलब ये है कि यार अब ये जो मेन मेथड में मैट्रिक्स नाम का वेरिएबल था वो भी इसी एरे पर पॉइंट कर रहा था, और जो हमारा फिल एरे के अंदर मैट्रिक्स नाम का वेरिएबल है वो भी इसी एरे पे पॉइंट कर रहा है, एरे ऑफ रेफरेंसेस पे पॉइंट कर रहा है। अब मैंने कुछ नहीं कर रखा, ये तो यार लॉजिक सिंपल ही है। काउंट 1 डाला है, हर बारी मैट्रिक्स में काउंट को डाल रहा हूँ, पहले 1 डालूंगा और फिर वैल्यू बढ़ा दूंगा। ये एक ही लाइन में लिखा है, तो मैंने बता रखा है आपको कि जब इक्वल टू एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक ही लाइन में आए पर वो पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू असाइन होती है, उसके बाद इंक्रीमेंटेशन होता है। तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है, मैट्रिक्स ऑफ 0 0 चलेगा सबसे पहले, यानी ये यहाँ पर वैल्यू 1 डल जाएगी, तो पहले यहाँ पर वैल्यू 1 डल जाएगी, फिर ये इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, फिर इस वाले के अंदर वैल्यू 2 डल जाएगी, फिर 3 डल जाएगी एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे डलती जाएगी। ठीक है जी। तो अभी तो वैल्यू 0 थी, पहले यहाँ पर हर जगह वैल्यू थी 0। फिर जब फिल फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पर वैल्यूज भरनी शुरू हो जाती है। ये वाली जो वैल्यूज हैं यहाँ पर 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ पर इस तरीके से ये वैल्यूज भर गई। जब ये वैल्यू भरी और जैसे ये फंक्शन खत्म होता है तो ये फंक्शन स्टैक से वाइप आउट हो जाता है। तो यार ये वाला जो फंक्शन है ये तो वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, ये था फिल एंड नाउ इट विल वाइप आउट, दिस विल वाइप आउट। तो जब ये वाइप आउट हो भी जाएगा तब भी अगर आप देखो तो जो चेंजेस हमने करे वो परसिस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यार सिर्फ 4 के एड्रेस ही तो उठकर कॉपी हो गया था, शैलो कॉपी यहाँ पर हो रखी थी। बताया था मैंने, शैलो मतलब ऊपर ऊपर से कॉपी, नाम की कॉपी है ये, एक्चुअली में कुछ कॉपी नहीं करा आपने। ठीक है, एक्चुअली में तो आपने सिर्फ वही सेम एड्रेस की वैल्यू तो कॉपी कर ली। कॉपी करना तो तब होता जब आप पूरा ऐसा स्ट्रक्चर मेमोरी में खुद बना लेते, वो होता है कॉपी करना, उसको डीप कॉपी कहते हैं। ये तो आपने नाम की कॉपी करी है इसलिए शैलो कॉपी है, सिर्फ एड्रेस उठाकर सेम कर लिया। तो जो चेंजेस हमने इस फिल फंक्शन के अंदर करे वो मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसलिए मैट्रिक्स यहाँ पर फिल होकर आ गई। बता दो, आ गया समझ? आ गया? और लोग बताओ। ठीक है, ओके। तो दिस वाज शैलो कॉपी। तो फिर वही बात है, अगर हमको डीप कॉपी करनी हो तो क्या होगा? नहीं, पास बाय रेफरेंस क्यों बोलेंगे, पास बाय वैल्यू ही है। सर तो एक खाली मैट्रिक्स लेकर और उसमें वैल्यूज पास करा देंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हम एक बिल्कुल वैसी मैट्रिक्स बनाएंगे, उतनी ही रो और उतनी कॉलम की जितनी ये वाली मैट्रिक्स है, और उसके अंदर सेम वैल्यूज कॉपी कर देंगे जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू के अंदर है। वो हमारा एक तरीके से डीप कॉपी करना हो जाएगा। अब मैं वो नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने 1D एरे को डीप कॉपी करना सिखाया था, ये कर लोगे खुद से। क्या बोला मैंने? डीप कॉपी अगर आपको बनानी हो किसी मैट्रिक्स की तो क्या करोगे, सेम साइज की मैट्रिक्स बनाओगे और उसकी वैल्यूज अपने अंदर कॉपी कर लोगे, दैट इज डीप कॉपी। कर लोगे खुद से? अच्छा कुशल, यार ये कुछ देखो मतलब ऐसा सिंपल सा रीजन है कुशल, कि फंक्शंस बोल सकते हो आप इसको। जब ऊप्स में कंसेप्ट आप पढ़ोगे कि ऊप्स में जब भी कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर बनाया जाता है तो उसको मेथड बोलते हैं। एंड जावा में एवरीथिंग इज इनसाइड अ क्लास,
तो इसलिए जावा में यूजुअली फंक्शंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मेथड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ही क्लास के अंदर बन रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा कंसेप्चुअल कुछ रीजन नहीं है, बट हाँ थोड़ा अगर टेक्निकल हमें होना हो तो हमको मेथड ही बोलना चाहिए ऐसे। ओके, तो यार डीप कॉपी बनाने का काम आप खुद से एक बार ही करके देख लेना कि किसी एरे की डीप कॉपी कैसे बनाएंगे, मैट्रिक्स की डीप कॉपी कैसे बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे कि फंक्शन अगर ये मतलब हम रिटर्न टाइप करें तो रिटर्न टाइप में क्या होगा। वैसे मेरे को बता दो, आप लोग समझ तो गए होगे, छुड़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा तो सही, छुड़वा नहीं रहा, पर वैसे बता दो अगर मैं किसी मैट्रिक्स को रिटर्न करूंगा तो क्या होगा। उसका रेफरेंस। बिल्कुल ठीक है, जो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है 4K यही रिटर्न हो जाएगा जब इस मैट्रिक्स को रिटर्न करेंगे तो अब एक काम करते हैं, इसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, यहाँ पर अब अभी आप देख रहे हो मैंने मैट्रिक्स बना रखी है, ठीक है। मैं यहाँ बनाता भी नहीं, मैं यहाँ पे क्रिएट करवाता हूँ, एक मैट्रिक्स क्रिएट करवा रहा हूँ और नंबर ऑफ रोज और कॉलम मैं बता दूंगा, तो 3,3 अब ये क्रिएट मेरा अपना फंक्शन है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर क्रिएट, एंड यहाँ पर हमको रोज बता दी और कॉलम्स बता दिए। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर अंदर जाके मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स बनवा लूंगा, उतने ही रोज और उतने ही कॉलम्स की जितनी बोली जाएगी, और उसको उठाकर यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। तो अगर मैं ये फंक्शन ले रहा हूं और मेन में मैंने ये काम करा है, तो ये करने से क्या होगा ये देख लेते हैं एक बारी। तो ये हमारा स्टैक है, और यहाँ पर हीप है सारी। तो मेन मेथड के अंदर हम लोगों ने ये वेरिएबल बनाया, ये वेरिएबल हमने बनाया भाई, मेन मेथड के अंदर बना दिया, मैट बना दिया। और अच्छा एक मिनट रुको, मेरे को बताओ कि क्या होगा पहले, बेसिकली वेरिएबल बन जाएगा या पहले फंक्शन को कॉल लगेगी। मतलब यहाँ पर अभी मेन के अंदर कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली हमारे क्रिएट फंक्शन को कॉल लगेगी, या ये बन जाएगा और इसके अंदर नल पड़ा होगा उसके बाद फंक्शन को कॉल लगेगी। सब बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तो कुशल ने सही बोला है, पहले फंक्शन को कॉल लगेगी। ऑब्वियसली बहुत बार बताया है, यहाँ पर ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। आरएचएस की वैल्यू को एलएचएस में असाइन करता है, तो पहले वो आरएचएस को इवेलुएट करता है। तो आरएचएस में आते ही वो क्या देखता है, फंक्शन कॉल, तो पहले डायरेक्टली फंक्शन कॉल लग जाएगी। अभी यहाँ पर एलएचएस पर तो वो गया भी नहीं होगा कंपाइलर। आ गया समझ, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये जो मेन है ये अभी खाली पड़ा है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं हुआ, डायरेक्टली यहाँ पर हमारे क्रिएट वाले मेथड को कॉल लग गई। तो यहाँ पर आ गया यार क्रिएट वाला मेथड। अब इसके अंदर भी वही है, न्यू इज इक्वल टू न्यू, मतलब यहाँ पे रोज कॉलम, मतलब मैं अभी तक आपको यूं दिखाता हुआ आया हूँ कि यार ये मैट्रिक्स बन गई, और उसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ पर जो भी रोज कॉलम वाला सीन हीप में हम कर रहे हैं। बट इवेंचुअली हो क्या रहा है, हर बार यही हो रहा है कि पहले यार ये एलोकेट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक्स वाला वेरिएबल बनेगा, ठीक है। पहले एक्चुअली में स्पेस एलोकेट हो जाएगी, फिर ये वेरिएबल बनेगा। अगर डिक्लेयर करा होगा सिर्फ तो ऑब्वियसली वेरिएबल बन के उसके अंदर नल पड़ा होगा, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पर रोज कॉलम्स, मैंने रोज कॉलम्स के नाम पर 3 पास करा है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर एक वेरिएबल बन रहा होगा रोज नाम से, एक वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर पड़ा है कॉलम्स नाम से, दोनों के अंदर वैल्यू पड़ी है यार 3 और 3। तो हमने बोला कि 3 साइज मतलब 3 रो और 3 कॉलम का एरे बना दो, 3 रो का और 3 कॉलम का। तो यहाँ पर हमने बनाया ये रेफरेंस एरे बनेगा 3 साइज का, और फिर उसके आगे लाइक 3 3 साइज के एरे पड़े होंगे, क्योंकि 3 रो और 3 ही कॉलम है। तो यूं इस तरीके से ये पॉइंट कर रहा होगा जो भी इसके बेसिकली एड्रेसेस हैं। लेट्स से इसका एड्रेस, तो यहाँ पर इंडेक्स 012 012 012, ठीक है। लेट्स से इसका इसका अपना एड्रेस 4K है। तो यहाँ पर अब एक मतलब मैट्रिक्स लेट से बना हुआ है, ठीक है। तो ये लेट से 4K है, यहाँ पर ये वाले एड्रेसेस हैं लेट से 2K 17K एंड 8K। तो यहाँ पर 2K पड़ा होगा, यहाँ पे 17K पड़ा होगा, यहाँ पर
8K पड़ा होगा, और ये 4K जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ हर जगह 0 पड़ा होगा क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। जब हम लिखते हैं यहाँ पर रिटर्न मैट, तो मैट के अंदर यार 4K पड़ा है, तो वो 4K रिटर्न होगा। और वो कौन रिटर्न कर रहा है? ये फंक्शन यहाँ रिटर्न कर रहा है RHS में। तो यानी यहाँ पर अब एक वेरिएबल बनेगा, अब एक वेरिएबल यहाँ पर बनेगा मैट नाम से, और जो इस वाले फंक्शन ने फेंका था वो यहाँ पर कैच हो जाएगा। इसने फेंका था 4K, तो यहाँ पर 4K पकड़ लिया भाई इस मैट्रिक्स ने। और यानी कि ये भी, अब ये तो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, ये तो कुछ भी नहीं बचा होगा, बट ये जो है अब 4K पे पॉइंट कर रहा हो, मतलब इस वाले रेफरेंस वाले एरे पे पॉइंट कर रहा होगा जब ये वाइप आउट हो चुका होगा स्टैक से, उसके बाद भी। आ गया समझ कि अगर रिटर्न टाइप हमारा मैट्रिक्स है तो क्या होगा? कुछ पूछना है किसी को, या आ गया समझ? बता दो जल्दी। और लोग? आ गया सर। ठीक है, 4-5 लोग तो और बताओ, जो नहीं समझ में आया पूछ लो। ठीक है, तो यहीं पर बस हमारा मेमोरी मैपिंग का समाप्त होता है डिस्कशन। तो अब आपने सारा कुछ देख लिया, मैट्रिक्स एज अ रिटर्न टाइप देख लिया, मैट्रिक्स एज अ फंक्शन मेथड पैरामीटर देख लिया, और बाकी भी जो चीजें थी वो देख ली है, शैलो कॉपी, डीप कॉपी वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली इसमें इसलिए कम टाइम लगा क्योंकि एरेज में हमने टाइम लगाकर पढ़ा था, शैलो कॉपी, डीप कॉपी वगैरह। और आई होप मतलब जिन लोगों को पहले से आता था उनको क्या कुछ नया सीखने को मिला। लाइक आई एम श्योर आप लोगों ने ये चीज तो पक्का नहीं पढ़ी होगी जो कल मैंने ये फ्रेगमेंटेशन वाली बताई, ये वाली चीज तो पक्का नहीं पढ़ी होगी आप लोगों ने। बताओ कुछ नया मिला सीखने को, या सेम मतलब जो पहले पढ़ रखा था वही सब था? सर और क्लियर होगी चीजें। और क्लियर हुआ? बढ़िया। और कौन था जिसने आगे का पढ़ रखा था? कुछ कुछ लोग थे यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया। ओके, तो अब क्वेश्चन करते हैं यार, देखेंगे कितने होते हैं आज। पहला क्वेश्चन करो आप लोग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये जीएफजी पे भी हम सबमिट करेंगे, पर पहले आपको पेप कोडिंग पे करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन बेटर पेप कोडिंग पे है, जीएफजी पे उतना अच्छा नहीं है ये। पढ़ा ही नहीं था पहले, कोई दिक्कत नहीं यार, वो तो बेस्ट केस है। एकदम फ्रेश पढ़ रहे हो वो तो बेस्ट केस है। वो बेस्ट केस इसलिए क्योंकि कभी कभी होता है पहले कुछ और पढ़ रखा होता है, मैं आप मतलब कुछ और इन द सेंस किसी और तरीके से पढ़ रखा होता है, मैं यहाँ किसी और तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कॉन्ट्राडिक्टिंग लग सकती हैं चीजें, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे बिना बात के। तो बेस्ट यही है कि अगर नहीं पढ़ रखा तो वो तो बेस्ट केस है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले पेप कोडिंग पे करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट करना है। 38 हुए हैं, 45 पे मिलूंगा, और बताना फिर कि क्या करना है इसमें, एग्जैक्ट अप्रोच वगैरह सब कुछ।
आप लोगों में से किसी के कॉलेज में अगर ZS आती है ना, ZS एसोसिएट, तो ट्राई करना भाई, उसमें हो जाए। इजी होता है, मतलब कुछ DSA भी ऐसे नहीं पूछते। मेरे कॉलेज से तो भर के बच्चे उठा लिए, और पैकेज सही है बहुत। मतलब Tier 3 के हिसाब से तो अच्छा ही है पैकेज। फैसिलिटीज भी अच्छी है, अमेरिकन कंपनी है तो। कोडिंग रिलेटेड जॉब नहीं होगी। 13 का है यार पैकेज, 13 LPA। लाइक पिछले साल मेरे कॉलेज से 80 बच्चे उठाए थे ZS ने, लाइक मास हायरिंग करी थी लगभग, लगा लो। तभी तो फिर एवरेज पैकेज हाई चला जाता है यार। सोचो ना, लाइक अगर 500 बच्चे हैं CSIT के, और 80 बच्चे, तो 13 लाख पे एक ही कंपनी उठा गई। तो ZS का ट्राई करना अगर हो सके तो। ऑफ कैंपस भी ट्राई कर लेना, लाइक ZS पूछती, लाइक DSA से हटके जाती है वो। 8 दे रही है। 8 का तो बेस है ना, 8 से ऊपर बेस है, 8.5। 8.5 का बेस है, 13 CTC है। आपके में अच्छा CTC 8 दे रही है क्या? अरे भाई पता नहीं, फिर नो आइडिया। लाइक पिछले साल हमारे कॉलेज में 12.8 था शायद CTC, इस साल पूरा 13 ही कर दिया है एग्जैक्ट। फर्क तो नहीं होना चाहिए, लाइक सेम ही कंपनी है, किसी भी कॉलेज में जाए CTC में कैसे फर्क है? जोश आती है या किसी के कॉलेज में? जोश टेक्नोलॉजी किसी के कॉलेज में अगर आती हो। Amazon से भी मुश्किल है जोश क्रैक करना भाई। पैकेज अच्छा है जोश का, 18 LPA है। CTC अगेन। बेस डिलीवरी के बराबर है, तो मैं बताऊंगा नहीं बेस कितना है, बट हाँ पैकेज सही है, 18 का CTC है। लाइक हमारे कॉलेज में से तो 2 ही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जोश के अंदर। एंड दोनों CP वाले थे, एक 4 स्टार था, एक 5 स्टार था। अब इंटरव्यू में ही वो सेगमेंटरी पूछ रहे हैं, तो फिर CP वाले ही सिलेक्ट होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब हो गया लगभग टाइम। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है बता दो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ी हुई है आप लोगों ने 12th में। 2 मैट्रिक्स अगर आपको दे दूं, तो क्या वो ऐसी हो जाती है बस मल्टीप्लाई? कोई भी 2 मैट्रिक्स दे दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी?
कंडीशन फुलफिल होगी तो। क्या कंडीशन है? सर अगर पहले का रो इंटू कॉलम और दूसरे का रो इंटू कॉलम, तो पहले के कॉलम और दूसरे के रो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है कुशल, ठीक है अनिकेत, आपने एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस बारी, मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 2D एरेज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैट्रिसेस, ये उसी की एक एप्लीकेशन है एक तरीके से, कि अगर हमको दो मैट्रिसेस दे दी जाएं और हमें उनको मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं, लेट से यार ये एक मैट्रिक्स है 1 2 1 एंड 2 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिसेस लिख देता हूँ 0 1 2 एंड 0 एंड 1। साइज बताओ क्या लिखूं यहाँ पर, क्या साइज है इस मैट्रिक्स का? क्या साइज है? x क्रॉस y, हाँ 2 क्रॉस 3, मतलब कई लोग उल्टा पढ़ लेते हैं कई बारी। तो 2 क्रॉस 3 है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ये 2 रो हैं और ये 3 कॉलम है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो ये मैं ले रहा हूँ जो दूसरी मैट्रिक्स है। तो लेट अस से दिस इज 1 0 1 0 1 2 1 2 0, ओके। तो ये है 0 1 2 0 1 2, दिस इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो देखिए जब भी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिसेस मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। अब अगर आपने ये स्टेटमेंट सुनी तो मेरे को बताओ कि इससे कुछ कंक्लूजन आप निकाल पा रहे हो? जो मैं कह रहा हूं, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, पहली के, सिर्फ पहली की, पहले वर्ड पे फोकस करो, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। कुछ, क्या ऑर्डर मैटर करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का? ये पूछना चाह रहा हूं, ऑर्डर मैटर करेगा? मैंने कहा पहले के यस नंबर ऑफ सर। कॉलम्स, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है जी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वैसे तो पढ़ रखा है सबने ये चीजें पर फिर भी याद दिला दें एक बारी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कॉम्यूटेटिव जैसे कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। पर मैट्रिसेस में ये नहीं होता, नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ जाएगा, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। पहली मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना इक्विवेलेंट नहीं है इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की। इनफैक्ट जरूरी भी नहीं है कि अगर ए मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई हो पा रही हो तो बी भी ए से मल्टीप्लाई हो पाए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है ये मल्टीप्लाई ही ना हो पाए इससे, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब हमने यार अगर ये दो मैट्रिक्स ली हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है उसका साइज क्या होता है, हमने ये तो देख लिया कि यार ये दोनों इक्वल होने चाहिए फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू अकर। तो मैं पहले तो ये भी लिख देता हूं, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इट इज अ रूल दैट C1 इज इक्वल टू R2, ठीक है। याद रह जाएगा ना, C1 इज इक्वल टू R2 से पहले के कॉलम, या R1 C1 है एंड ये R2 C2 है, तो पहले के कॉलम दूसरी की रो के बराबर होने चाहिए फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू हैपन, दिस इज अ नेसेसिटी। अब जो मैट्रिक्स का साइज है वो कितना होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, वो होगा, भाई ये तो कॉमन डायमेंशन आ गई, तो बचे क्या, ये बच गया 2 क्रॉस 3, तो ये साइज होगा हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। तो इतनी बड़ी मैं बनाई क्यों रहा हूँ, चलो बड़ी बना दी तो बना दी, दिस इज 2 क्रॉस 3। तो हमारी जो मैट्रिक्स का साइज होगा मल्टीप्लिकेशन का वो होना चाहिए 2 क्रॉस 3। अब अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जिससे फिर हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि हमको प्रोग्राम कैसा लिखना है। तो देखो, अगर मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है, मेरे को पता है 2 क्रॉस 3 यानी कि
2x3 का मतलब क्या है कि 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। यहाँ पे ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये और ये 6 वैल्यूज होंगी हमारे पास में। 3x3 ले लिया, 2x3 की हमारा साइज। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले की रो ले लो फर्स्ट वाली, और इसका फर्स्ट कॉलम ले लो, आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको। इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? हम करते हैं यार 1 इंटू में 1, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, प्लस 2 इंटू में 0 विच इज दिस, प्लस 1 इंटू में 1, 1 इंटू 1 दिस बिकम्स 2। तो यहां पर आंसर हमारा आ गया 2। ठीक है, पहली रो पहले कॉलम से यहां पर मल्टीप्लाई होगी। अब मेरे को ये वाला आंसर निकालना है, तो रो तो यही रखूंगा, कॉलम ये वाला ले लूंगा। तो 1 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2 एंड 1 इंटू 2 इज 2, तो यहाँ पर आंसर 4 आ जाएगा। फिर अब ये वाला आंसर निकालना है, तो यही रो रहेगी, कॉलम ये वाला हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, तो 5 हो गया टोटल, और दिस इज 0, तो अभी तक यहाँ पर 5 आ गया। नेक्स्ट, अब अगली रो हमको फाइंड आउट करनी है, तो अगली मैट्रिक्स की भी अगली रो पे आ जाओ आप। भाई जब इसकी फर्स्ट रो फाइंड कर रहे हैं हम, तो आप फर्स्ट मैट्रिक्स की भी फर्स्ट रो पे आ जाओगे। ध्यान से सुन लो, जो रो हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, जिस भी रो का है, इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड लेट्स से रिजल्टेंट ऑफ आई जे, तो आईएथ रो फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको फर्स्ट मैट्रिक्स की आईएथ रो पर ही आप मौजूद होंगे। और जो जे फाइंड कर रहा हूं, रिजल्टेंट ऑफ आई जे मैं फाइंड कर रहा हूं, तो पहली मैट्रिक्स के आप आईएथ रो पर होगे और दूसरी मैट्रिक्स के आप जेथ कॉलम पर होगे। ये चीज अभी आपको बेटर क्लियर तब होगी जब मैं अभी आपको डिनोशन से ये वाली चीज दिखाऊंगा। तो दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ। पहले ये है, तो 201 और ये मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2 1 2, मतलब सॉरी 2 इंटू 1 इज 2, फिर ये 0 एंड देन ये 1, तो 2 प्लस 1 इज 3, यहाँ पर 3 आ गया। फिर अब ये 2 इंटू 0 इज 0, ये 0 और ये 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, एंड देन ये 2 एंड देन 0 एंड देन 0, तो यहाँ पर फिर से 2 आ गया, तो दिस इज 2। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का आंसर है। पहले बता दो, इतना समझ में आ गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो कैसे रही है या कैसे होती है? याद आ गया? अगर कोई भूल यस गया था सर। तो ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यार अगर मैं इसको डिनोट कर रहा हूं अब किसी चीज से, वो देखना बस। तो यहां पर हमको पता है कि 0 1 2 आएगा, यहाँ पे 0 बना, 0 1 2, 0 1 2। ठीक है, ये साइज है 2x3 का, ये साइज है 3x3 का। तो इस वैल्यू को हम A00 बोलेंगे, इसको A01 बोलेंगे, A02 बोलेंगे, यहाँ पर A10 बोलेंगे, A11 बोलेंगे एंड A12 बोलेंगे। ये मैंने आपको कल बताया था, जब बिल्कुल एकदम बताया था कि 2D अरे क्या होता है, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। बट यहाँ पर जीरोस से स्टार्ट होते हैं हमारे इंडिसेस हमेशा, तो हम लोग 0 0 लिख रहे हैं इसको 1 1 लिखने की बजाय। अब यहाँ पर लेट से ये मैट्रिक्स बी है, मतलब ये ए थी तो इसलिए यहाँ पे एलिमेंट्स को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ये मैट्रिक्स लेट से बी है तो बी से करूंगा। ये B00 है, ये B01 है, ये B02 है, ये है B10, ये है B11 और ये है B12, ये है B20, ये है B21 एंड ये है B22। ठीक है, अब लेट अस से आई वांट टू फाइंड आउट, लाइक मेरे को रिजल्टेंट भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर रिजल्टेंट बनाते हैं। रिजल्टेंट 2x3 का ही बनेगा, ये हमको मालूम ही है। तो दिस इज रिजल्टेंट, लेट से इसको सी नाम दे रहा हूं अभी के लिए, तो ये होगा यार C00, C01 एंड C02, और फिर यहाँ पे C10, C11 एंड C12 होगा। ठीक है, दिस इज 012 एंड दिस इज 01। ठीक है, और लेट से आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C01। बताओ C01 की वैल्यू इनकी टर्म्स में बताओ क्या होगी? ये और ये आप लोग डिक्टेट करो क्या होगी। C01 निकालना है, बताओ यार।
A00 into B01 ठीक है, plus A01 into B11 रुक जाओ एक मिनट। A01 इंटू B11, ठीक है, A02 into B21 A02 इंटू B21, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करा, इस रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करा। अब ध्यान से देखना एक चीज, इफ दिस इज I एंड दिस इज J, बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग C ऑफ IJ, ठीक है। तो A वह हर जगह देखो, A में कौन सी रो में है हम, क्या हम ith रो में ही है? A में हर बारी जो रो पर है वो I ही आ रहा है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ith रो, तो जो A मैट्रिक्स है, जो पहली मैट्रिक्स है, उसमें आप ith रो पर ही खड़े हो। यही बोला था मैंने अभी पीछे। दूसरी चीज देखो, jth कॉलम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो दूसरी मैट्रिक्स है V मैट्रिक्स, उसके अंदर आप jth कॉलम पर ही खड़े हो हर बारी, आपका कॉलम jth ही है। बता दो, ये ऑब्जर्वेशन दिखी? किसी और वैल्यू को भी कैलकुलेट करके देखोगे ये दिखेगा। बताओ, इतना आ गया समझ? यस सर। ठीक है। अब कुछ वेरी कर रहा है, जो वेरी कर रहा है उसको अगर मैं k बोल दूं, लेट से वो k है, तो देखते हैं ये 0 है और ये भी 0 ही है, मतलब ये भी k है और ये भी k है, ठीक है जी। ये 1 है और ये भी 1 ही है, तो ये भी k है तो ये भी k है। अगर ये k है तो यार ये भी k ही है, क्योंकि दोनों 2 2 है। तो यानी कि मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि जो मैट्रिक्स है C ऑफ IJ, अगर मेरे को निकालना है, C ऑफ IJ निकालना है, तो वो क्या है? वो है सम ऑफ A ऑफ IK मल्टीप्लाइड बाय B ऑफ KJ। इतना दिमाग में बैठा? आया समझिए? यस सर। और लोग बताओ, यहां तक समझ में आया? अभी मैंने K नहीं बताया क्या है, बस इतना समझ में आ गया कि यार जिस रो में यहां पर है, जो रो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, आप फर्स्ट मैट्रिक्स में हमेशा उसी रो पर होगे। जो कॉलम की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो, सेकंड मैट्रिक्स में आप हमेशा उसी कॉलम पर। फिर कुछ वेरी कर रहा है भाई, यहाँ पर ये वाला इंडेक्स और यहाँ पर ये वाला इंडेक्स, ये वेरी कर रहा है। हमने देखा यार, अगर इसको k बोलूंगा तो ये भी k ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही 0 है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो यहाँ पर अगर ये k था तो ये भी k है। अगर इसको k बोलता हूँ तो इसको भी k बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही 2 है। तो इस पैटर्न को मैंने ऑब्जर्व करा तो मेरे को समझ में आया, ये तो सम ऑफ क्या है, सम को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो ये है सम ऑफ A ऑफ IK मल्टीप्लाइड बाय B ऑफ KJ। अब चैट में बताओ एक बार, आया समझ इतना? और लोग? ठीक है। तो अब अगर ये समझ में आ गया तो बस हमको ये फाइंड करना है कि k क्या है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? मेरे को I मालूम है कितना है यार, मेरे को मालूम है कि मेरे को जो मैट्रिक्स का साइज है, जो रिजल्टेंट का साइज है, वो तो मेरे को मालूम है, पहली की रो के बराबर होने वाला है। नंबर ऑफ रोज पहली की रो के बराबर होने वाले हैं, दैट इज दिस इज गोइंग टू बी R1। एंड जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पर, वो दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने वाले हैं। यहाँ पर ये C2 के बराबर होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर बाय चांस ये पहले के ही रो और पहले के ही कॉलम के बराबर आ रहा है, बट ये एक्चुअली में दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। R1 और C2 देखते हैं हम, तो जो ये नंबर ऑफ रोज है, रिजल्टेंट के नंबर ऑफ रोज R1 के बराबर है और रिजल्टेंट का नंबर ऑफ कॉलम C2 के बराबर है, और हम C ऑफ IJ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये तो मेरे को पता है कि यार I और J कहाँ तक जा सकते हैं। I जा सकता है R1 तक, J जा सकता है C2 तक। अब K कहाँ तक जाएगा? K कहाँ तक जाएगा? सर जितने ये मैचिंग नंबर्स हो रहे हैं, लाइक जो मैच करके हटा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो K आप ऑब्जर्वेशन से कह सकते हो कि K हमारा कॉमन डायमेंशन के बराबर है। कॉमन डायमेंशन इज 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। कॉमन डायमेंशन जितनी होगी, कॉमन डायमेंशन यानी जितने इसके कॉलम या फिर जितने सेकंड वाले की रो, जितने फर्स्ट वाले के कॉलम या जितनी सेकंड वाले की रो है, उतना ही K आपका चल रहा है, उतना ही आपका K चल रहा है। देख लो, 0 चला, 1 चला एंड 2 चला, यानी 3 बार ही चला। अब ऐसा क्यों है? अगर आप कंसेप्चुअली सोचो ऐसा हो क्यों रहा है, ये कॉमन मतलब जो एलिमेंट है उतनी बार ही क्यों हो रहा है? आप देखो ना यार, हम कह रहे हैं
कि अगर कॉमन है मल्टीप्लीकेशन तभी अलाउड है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तभी अलाउड है। तो आप देखो कि जितना कॉमन एलिमेंट है ना उतनी ही मल्टीप्लीकेशन होती है हर बार। देख लो, मेरे को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मेरे को 3 मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। क्या 3 मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी? इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ। ये 3 मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। या यूं कह लो कि 2 बार एडिशन होगी, बट वो समझना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 2 बार का क्या मतलब है? 3 बार मल्टीप्लीकेशन हो रही है। जो कॉमन एलिमेंट है उतनी ही तो बार मल्टीप्लीकेशन होगी यार। ये तो कॉमन सेंस है ना, कि अगर आप यहाँ से भी 3 उठा रहे हो, यहाँ से भी 3 उठा रहे हो, कि मतलब इधर के 3 एलिमेंट्स को इधर के 3 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब तो यही कह रहे हो आप। कॉमन डायमेंशन इसीलिए तो चेक करते हैं कि इधर से एक्स एलिमेंट्स उठाओ, उसको इधर के एक्स एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जो कॉमन डायमेंशन है उतनी ही तो मल्टीप्लीकेशन हो रही है, और अगर उतनी ही मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो के भी तो उतनी ही बार चलेगा जितनी बार मल्टीप्लीकेशन हो रही है। बता दो फाइनली ये चीज समझ में आई? हाँ जी। ठीक है, और लोग बताओ। यस सर। ठीक है, तो सिंपल बात है कि भाई जितने हमारी रोज हैं उतना हमारा आई चलेगा, जितने हमारे सेकंड मैट्रिक्स के अंदर कॉलम है उतना जे चलेगा, और जितनी कॉमन डायमेंशन है उतना के चलेगा। दैट्स इट। अब हम कोड करते हैं, ठीक है। तो कोड में पहले पेप कोडिंग पे करेंगे, फिर वहां जाएंगे। तो पहले तो इनपुट वगैरह लेना है हमें काफी सारा। तो स्कैनर SCN इज न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, हमने एक ये लिया। नंबर N1 स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट करके इनपुट, यार N1 नहीं ले रहा मैं, R1 C1 ले लेता हूँ यहाँ पे। तो R1 इज स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ये पहली की नंबर ऑफ रोज है, और फिर पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स को लेट्स से मैं C1 कह रहा हूँ। तो यहाँ पे C1 को इनपुट मिल गया। R1 और C1 इनपुट आए। इसके बाद मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। लेट्स से क्या नाम दे, अब A और B नाम दे देंगे। तो A इज न्यू प्रिंट ऑफ साइज, लेट्स से R1 एंड C1। और अब इसको हमको इनपुट लेना पड़ेगा, तो 0 से लेके लेस देन R1 एंड I प्लस प्लस, और J को 0 से लेके लेस देन C1 एंड J प्लस प्लस। हम कहेंगे A ऑफ I J इज स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। फिर अब यार ये सेम चीज कॉपी करते हैं हम दूसरी मैट्रिक्स के लिए भी। तो बस यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, और यहाँ पर मेरे को B करना पड़ेगा। यहाँ पर भी R2 C2 R2 C2, और यहाँ पर B। ठीक है, तो हम लोगों ने ये ले लिया। अब हमको क्या करना है भाई, यहाँ पेप कोडिंग में बोल रखा है अगर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकती तो इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर दो। तो कर देंगे यार इनवैलिड इनपुट प्रिंट। तो हम क्या बोलेंगे, अगर R नहीं, पहले C2 दूसरे के कॉलम पहले के कॉलम C1 अगर बराबर नहीं है दूसरे की रो के, पहले का कॉलम अगर दूसरे की रो के बराबर नहीं है तो मैट्रिसेस कांट बी मल्टीप्लाइड। तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पर प्रिंट करना है इन वैलिड इनपुट, जो हमको क्वेश्चन में बोल रखा है प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पर रिटर्न लिख दूंगा। रिटर्न से क्या होगा कि आप इस फंक्शन से यहीं से वापस चले जाओगे, आप आगे का कुछ काम नहीं करोगे, जो कि हमको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकती तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई वाला लॉजिक हमें नहीं चला, वरना मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती है। तो अगर हो सकती है तो उसको मैं नाम दे रहा हूँ C लेट से अभी के लिए। तो वो किस साइज की बनेगी? वो बनेगी यार पहले के नंबर ऑफ रो और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलाएंगे I0 I लेस देन C डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस, फिर J0 J इज लेस देन C ऑफ 0 डॉट लेंथ एंड J प्लस प्लस। और यहाँ पर अब K की वैल्यू चलेगी। K की वैल्यू चलनी है लेस देन द कॉमन। तो कॉमन है C1 या फिर R2, तो कुछ भी ले सकते हो, या तो C1 ले लो या R2। एक काम करता हूँ, कॉमन डायमेंशन नाम का वेरिएबल बना देता हूँ जान के। ठीक है, ये जान के कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो कॉमन
डायमेंशन इज इक्वल टू लेट से C1, और मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ और R2, रो 2 के बराबर भी हो सकता है। तो k इज लेस देन कॉमन डायमेंशन एंड k प्लस प्लस। करना क्या है जी, C ऑफ आई जे में क्या आएगा, प्लस इक्वल टू, क्योंकि वो सिग्मा हमने लिखा था उसकी जगह प्लस इक्वल टू A ऑफ आई के मल्टीप्लाइड बाय B ऑफ के जे। दैट्स इट, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। और फिर ये लूप कॉपी कर लेते हैं प्रिंट करने के लिए। तो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे हम C ऑफ। ओके, तो यहाँ पर मेरे को C डॉट लेंथ कर देता हूँ और यहाँ पर C ऑफ 0 डॉट लेंथ कर देता हूँ, एंड यहाँ पर हम C ऑफ आई जे को प्रिंट करेंगे विथ सम स्पेस। एंड जैसे ही एक रो प्रिंट हो जाए, हमको लाइन भी लीव करनी है तो वो भी कर दे। देखते हैं एक बारी। अब यार लॉग इन ना करना पड़े इसमें, बहुत बढ़िया। पता ही था यार क्या है, कोड कहाँ गया हमारा। मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, ये वाला है। तो सबमिट करके देख लेते हैं हम। ठीक है, आ गया समझ, बता दो एक बार चैट में, पूरा समझ में आ गया। इतना ही लॉजिक है मेन, तो बाकी तो इनपुट वगैरह है। और लोग बता दो, कुछ पूछना है। दो ही लोगों को आएगा समझ। सर आ गया। ठीक है, ओके। तो अब ये क्वेश्चन हमको जीएफजी पे भी कर लेते हैं हम सबमिट। जीएफजी पे मैंने पहले इसलिए नहीं कराया क्योंकि जीएफजी में आपको कुछ ध्यान ही नहीं रखना इस सब चीज का। मतलब ये जो वैलिड है मैट्रिक्स, नहीं वैलिड, कुछ ध्यान नहीं रखना। इसने बोल रखा है यार ए और बी है और सी भी, आपको जो भी रिक्वायर्ड साइज होता है उस साइज का बना के दे दिया गया है। बस आपको सी में इनकी मल्टीप्लीकेशन भर के रिटर्न करनी है। तो मल्टीप्लीकेशन वाला लूप यार सिर्फ इतना है, ये उठा रहा हूं मैं और यहाँ लेके चलते हैं पहले इसको। हम्म, क्या कर देते हैं भाई। पता भी चल रहा है कौन सा ब्रैकेट किसका है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, जो एक तो सी वगैरह जो यहाँ पर है, सी मैट्रिक्स जो है वो बड़ा सी है, कैपिटल सी है जो इन्होंने दे रखा है, तो कैपिटल सी कर देता हूँ मैं। वहां चेंज नहीं कर रहा, यही कर देता हूँ इस बारी। ए को भी कैपिटल ए कर देते हैं, बी को भी कैपिटल बी कर देते हैं। तो बस एक ये कॉमन डायमेंशन नाम की चीज आ रही है, कॉमन डायमेंशन हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन डायमेंशन लिखा था, ये है हमारा ए ऑफ 0 डॉट लेंथ, पहले के कॉलम के बराबर। दैट्स इट। मतलब यहाँ पर हमको कुछ चेक वेक नहीं लगाने की जरूरत कि क्या मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं और फिर खुद की मैट्रिक्स बनानी पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसने सब कुछ काम कर करा के दे रखा है, आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो हो गया, ये भी सबमिट कर दो यहाँ पर आप लोग भी।
तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n क्यूब है। जिन लोगों को पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज n क्यूब। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एन n क्यूब सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या किसी को कोई बेटर अप्रोच पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने की? नो सर, क्या बेटर अप्रोच होती भी है? आई डोंट थिंक सो सर। ये तो मैथ्स में भी यही यूज करते हैं हम तरीका। बिल्कुल करना ही ठीक। पड़ेगा फुल ट्रेवल तो। तो अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है तो ट्रेवर्सल तो करना ही पड़ेगा। तो बेटर तरीका कुछ नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का करंटली। ठीक है, करंटली अभी तक कोई बेटर सोल्यूशन नहीं है। अगर आप कोई ले आओगे बेटर सोल्यूशन तो आपको पता नहीं क्या करेंगे, अवार्ड ववार्ड दे देंगे कुछ, ले आओ अगर तो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और मेरे ख्याल अभी एक क्वेश्चन हम और कर सकते हैं आराम से, 20 मिनट है, तो ये करो रोटेट इमेज। लिंक भेजा है चैट में, रोटेट इमेज शीट में, ये वाला है, रोटेट बाय 90 डिग्री नाम से है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, मतलब पूछते हैं इंटरव्यू में। रोटेट इमेज, एग्जिट पॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, स्पाइरल मैट्रिक्स, सैडल प्राइस या सैडल पॉइंट, एंड ये जो स्टेयर केस सर्च की एल्गोरिथम आएगी आगे, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से कर लेना। अभी 2 मिनट के लिए सोचो क्या करना है, फिर बात करते हैं। ठीक है कुशल, क्या बोलते हैं उस टर्म को जो आपने स्वैप लिखा है? सर ट्रांसपोज। हाँ, ट्रांसपोज। ठीक है, तो देख लेते हैं यार ये क्वेश्चन। पहली बात तो, किसी को ये पता है कि ये रोटेट इमेज क्यों बोल रहा है इसको? लाइक क्या इसका नाम के पीछे कुछ लॉजिक, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट वैसे पता तो होना चाहिए। सो रोटेट उसमें इमेज। लिखा है उस इमेज को रोटेट 90 डिग्री एंगल पे, तो हाँ तो ये, इसको सर पहले जो ब्लॉक को रोज उठाकर हम नंबर ऐसे ऑफ 90 कॉलम्स डिग्री होते हैं वो रखे थे। रोज में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहली बात तो यार, ये कंसेप्ट होता है, अगर आप लोगों ने कभी कॉलेज में पढ़ा हो ये सब्जेक्ट, मेरे को नहीं पता, कंप्यूटर ग्राफिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है। तो उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि जो इमेज होती है, जैसे हमने बात करी थी कंप्यूटर में सब कुछ बाइनरी में ही स्टोर होता है, तो इमेज जो होती है कंप्यूटर में वो मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर होती है। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपकी कोई इमेज है, मतलब जितने पिक्सल है, लेट्स से 64 पिक्सल है इमेज के अंदर, तो 64 क्रॉस 64 की एक मैट्रिक्स बनी होगी, और हर एक पिक्सल के लिए एक सेल बना रखा है। और वो सेल क्या रिप्रेजेंट करता है? उस सेल के अंदर एक कोड पड़ा होता है, एक नंबर पड़ा होता है, वो नंबर एक कोड है। वो कोड क्या बताएगा? वो बताएगा कि यार इस पिक्सल का कलर क्या है, और फिर इंटेंसिटी क्या है लाइट की। यहाँ पे भाई मतलब इंटेंसिटी की भी कुछ वैल्यू होगी कि लाइट कलर है, डार्क कलर है, क्या है। तो इस तरीके से इमेज आपकी कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है। दैट इज वाई इस क्वेश्चन का नाम है रोटेट इमेज। ठीक है, तो पता था ये चीज पहले से? बढ़िया।
तो अब देखते हैं कि करना क्या है मेनली। नहीं पता था, कोई नहीं, किसी को पता था किसी को नहीं पता था। तो यार अब मैट्रिक्स पूरी क्या बनाऊं, ऐसे ही देख लेते हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर 0 1 2 0 1 2। तो यार 90 डिग्री रोटेट करना ये क्यों कह रहा है? 90 डिग्री रोटेट करना बेसिकली ये कह रहा है कि जब आप इस मैट्रिक्स को उठा के यहाँ ले आओगे, हमारे लिए ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब हम इसको यू रोटेट कर देंगे तो आप देख पाओगे कि यार यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, 741। अगर आप यहाँ पे देखो 741 852 एंड 963, हम इसको यू रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो वापस कर देता हूँ मैं फिलहाल। तो 90 डिग्री रोटेशन है, इसको इसीलिए यूं कह रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करें 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी कि यहाँ पर आ जाएगा 7 4 एंड 1, देन 8 5 एंड 2 एंड 9 6 एंड 3। तो अब कैसे करा जाए रोटेट? देखो, एक चीज तो मेरे को ना यहाँ पे पहले ऑब्जर्वेशन से ही दिख रही है, साफ साफ नजर आ रहा है कि जो वैल्यूज रो पर पड़ी थी ना, अब ये उसको कॉलम पे ले गया। ठीक है, कुछ वैल्यूज रो पर पड़ी हुई थी, जैसे 4 5 6 भी रो पे था, 7 8 9 भी एक रो में थे, अब वो एक कॉलम में आ चुके हैं। तो रो की वैल्यू को अगर हमको कॉलम में ले जाना हो तो क्या करते हैं हम? उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं मैट्रिक्स में? बताया था अभी किसी ने? इफ यू हैव टू स्वैप द रो वैल्यूज एंड कॉलम वैल्यूज, जो रो में पड़ा था वो कॉलम में ले जाना है, उसको ट्रांसपोज कहते हैं। तो हमको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पर क्या ये जो दे रखा है, यू आर गिवन एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, कुछ सिग्निफिकेंस है इस बात की? एन क्रॉस एन अगर ये नहीं बोलता तो क्या ये क्वेश्चन भी पॉसिबल होता? सोच के देखो, इज दिस तो क्वेश्चन पॉसिबल? ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है ना। बिल्कुल, ट्रांसपोज हमेशा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, तो ये सवाल ही पॉसिबल नहीं है अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती तो। ठीक है, तो क्योंकि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, आप ट्रांसपोज ले पाओगे, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर यहाँ पर एन क्रॉस एन मेंशन नहीं करता तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता इनफैक्ट। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दी है तो हमको उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहले हमको दिख रहा है कि कुछ तो यार रो को कॉलम पे लेके आना है। नाउ इट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रांसपोज, वो मेरे को दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पहली रो में पड़ा था अब वो लास्ट कॉलम में पड़ा है। पढ़ा तो कॉलम में ही है, रो जो थी वो कॉलम में आ गई है, पर यार ये पहली रो थी और ये लास्ट कॉलम है, क्योंकि पहली और लास्ट का चलो देखते हैं, पहले हम ट्रांसपोज तो ले। तो हम पहले यहाँ पर लेते हैं ट्रांसपोज इसका। अब ट्रांसपोज कैसे लेना है अभी देखते हैं। मान लो मैंने अभी के लिए ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेकर देख लेते हैं क्या वैल्यू बनती है। तो ये हटाते हैं, और इनफैक्ट यहाँ से भी वैल्यूज तो हटा ही देता हूँ। तो जो पहली रो में पड़ा था अब वो पहले कॉलम में आ जाएगा, विच इज 1 2 3। जो सेकंड रो में पड़ा था वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा। जो थर्ड रो में पड़ा था वो थर्ड कॉलम में आ जाएगा। अब अगर मेरे को इस वाली मैट्रिक्स से इस वाली मैट्रिक्स में पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा बताओ? दिख रहा है कुछ? कुछ? कॉलम स्वैप करने। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो यार हर एक रो भी तो एक 1D एरे ही होता है ना, हर एक रो भी तो एक 1D एरे ही होता है, ये तो हमने देखा है। मतलब हर एक रो के अंदर हर एक रो एक 1D एरे होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हर एक रो एक 1D एरे होता है, हर एक रो में एक 1D एरे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हर एक रो एक 1D एरे ही है। तो क्या करूं, अगर मैं इस एरे को रिवर्स कर दूं, अगर मैं इस एरे को रिवर्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ पर 7 4 एंड 1। फिर इस एरे को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो क्या ये 8 5 2 बन जाएगा, एंड देन इस एरे को कर दूं तो क्या ये 9 6 3 बन जाएगा? और क्या यही मेरी रिक्वायरमेंट है? ये देख लो बिल्कुल। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, पहले तो ट्रांसपोज लेना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1। एंड द स्टेप नंबर 2 इज रिवर्स ईच रो।
रिवर्स ईच रो, हर एक रो को, मतलब हर एक रो एक एरे ही है तो उसको आपको रिवर्स करना है, दैट इज द स्टेप नंबर 2। बताओ पहले ये समझ में आ गई चीज? ऊपर ऊपर से मेजर लॉजिक समझ में आ गया? बताओ, मेजर लॉजिक तो यही है। अब घुसते हैं कि ट्रांसपोज कैसे लेंगे, रिवर्स कैसे करेंगे, वो चीजें आप देखेंगे, बट पहले तो बताओ मेजर लॉजिक आ गया समझ? करना ही है हमें क्वेश्चन में। यस सर। सर इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे ना, जो मेन है उसी को चेंज कर रहे हैं। हाँ, मेन को ही चेंज करना है। तो अगर एक्स्ट्रा स्पेस एक्स्ट्रा लेते तो डायरेक्टली तो वर्ड दिया है, मतलब कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्पेस लेके भी कर सकते हो, बट मतलब क्यों करना जब हो सकता है इन प्लेस हो सकता है। इसको लॉजिक लिखा तो एक एक्स्ट्रा लेके लिख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल तो जाएगा, चल मेरे ख्याल से सबमिट हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं यार ट्रांसपोज कैसे लेंगे। ट्रांसपोज होता क्या है, मतलब ट्रांसपोज तो यही होता है ना कि जो वैल्यू रो में पड़ी थी, ith रो jth कॉलम में पड़ी थी, अब वो jth रो ith कॉलम में आ जाएगी। यही तो करते हैं ट्रांसपोज में। देख लो, ये वाली वैल्यू पड़ी थी 0th रो फर्स्ट कॉलम में, जब ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो 0th कॉलम पर आ गई ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू पड़ी थी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, जब ट्रांसपोज करूंगा तो इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ढूंढता हूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखो यहीं पर है। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज एक्चुअली में होता है, ट्रांसपोज को अगर मेरे को एक लाइन में लिखना हो तो वो है स्वैपिंग ऑफ एरे ऑफ आई जे एंड एरे ऑफ जे आई। बताओ, इतना क्लियर है कि यही होता है ट्रांसपोज? बता दो जल्दी यार, टाइम कम है, थोड़ा जल्दी बताओ। और लोग? यस सर। वही 3-4 लोग बोलते हैं यार हर बारी। बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? आ गया सर समझ। ठीक है, तो अब ये जो हमको अचीव करना है वो है कि हमको एरे ऑफ आई जे को एरे ऑफ जे आई से स्वैप करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं एरे बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 0 1 2, दिस इज 0 1 2। ठीक है, तो मैं स्वैपिंग स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना आप। एरे ऑफ 0 0 को एरे ऑफ 0 0 से ही स्वैप करना होगा, तो यार ये तो एज इट इज रहेगा। फिर एरे ऑफ 0 1 को एरे ऑफ 1 0 से स्वैप करना पड़ेगा, तो एरे ऑफ 0 1 ये रहा, और 1 0 का है 1 0 ये रहा, यानी इसको 4 कर दो और इसको 2 कर दो, स्वैपिंग हो गई। ठीक है, सही चल रहा है अभी तक सब कुछ। फिर एरे ऑफ 0 2 है, उसको 2 0 से स्वैप करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 7 आ जाएगा एंड यहाँ पर 3 आ जाएगा। अभी तक देखो तो ठीक चल रहा है, 1 4 7 ट्रांसपोज में यहाँ पे 1 4 7 ही आया है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब हमने यूं चला, हम ऐसे ट्रेवर्स करें, अब हम नेक्स्ट इस पर आते हैं, ध्यान से देखो। एरे ऑफ 1 0 को एरे ऑफ 0 1 से स्वैप कर दो। ठीक है जी, तो एरे ऑफ 1 0 तो ये है, और एरे ऑफ 0 1 क्या ये है, तो यहाँ पर 4 ले आओ, यहाँ पर 2 ले आओ। गड़बड़ दिखी? गड़बड़ पकड़ में आई कुछ? हाँ तो जी जो सेम स्वैप मैट्रिक्स। किया था वो रिटर्न हो रहा है वापस। बिल्कुल, तो जो आपने स्वैप करा था वो वापस स्वैप होके वही वैल्यू बन गई। तो यार ये चीज ना 1D एरे के अंदर भी होती है, दिस थिंग हैपेंस इन 1D एरे ऑल्सो। कहां पर? जब हम लोगों ने देखा था 1D एरे को हम रिवर्स करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हम यहाँ पर लो रखते हैं, हम यहाँ पर हाई रखते हैं। हम कहते हैं कि यार स्वैपिंग तभी तक करना जब तक लो लेस देन हाई है, ऐसा हम जान के कह रहे हैं, क्योंकि देखो आपने लो और हाई यहाँ रखा, आपने इसको 5 करा, इसको 1 करा, लो को यहाँ ले आए, हाई को यहाँ ले आए, फिर अब आपने इसको 4 कर दिया, इसको 2 कर दिया, लो को यहाँ ले आए, हाई को यहाँ ले आए, फिर अब आपने 3 को 3 से ही स्वैप कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर चले गए, अगर आप यहाँ पर चले गए और आपने स्वैपिंग कर दी, तो वापस से यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसलिए ऑल द वे स्वैपिंग नहीं करनी होती, जब तक लो लेस देन हाई रहे तभी तक स्वैपिंग करनी होती। तो मैट्रिक्स के केस में आपको क्या करना है? मैट्रिक्स के केस में अगर आपको ट्रांसपोज लेना है
तो या तो आपको सिर्फ अपर ट्रायंगुलर हाफ में ट्रेवर्स करना है या सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर हाफ में ट्रेवर्स करना है, ताकि वैल्यूज को मतलब ताकि वापस वैल्यू स्वैप ना हो जाए। तो लोअर ट्रायंगुलर हाफ मैट्रिक्स में क्या होता है, ये होता है अपर ट्रायंगुलर हाफ, सॉरी ये होता है। तो या तो इसमें ट्रेवर्स कर लो या लोअर ट्रायंगुलर हाफ में कर लो। लोअर ट्रायंगुलर हाफ ये होता है, तो दोनों में से किसी एक में ट्रेवर्स करना है, या तो अपर ट्रायंगुलर हाफ में कर लेना या लोअर ट्रायंगुलर हाफ में कर लेना। मैं अपर ट्रायंगुलर हाफ में ट्रेवर्स करूंगा, तो ट्रेवर्स ओनली इन अपर ट्रायंगुलर हाफ, ट्रेवर्स ओनली इन अपर ट्रायंगुलर हाफ। क्योंकि आधी मैट्रिक्स में अगर आप ट्रेवर्स करके स्वैप करते हो तो स्वैपिंग वापस नहीं हो रही होगी, वापस से जो वेरिएबल है वो अपने जगह पे नहीं आ जाएगी। अगर पूरी मैट्रिक्स में परफॉर्म कर दिया ये वाला ऑपरेशन तो मैट्रिक्स ऐसी की ऐसी ही रहेगी। आ गया समझ कि क्या ध्यान रखना है ट्रांसपोज करते हुए? जल्दी बताओ जल्दी। हाँ जी आ गया। ठीक है, और एक और चीज देख लेते हैं फिर, जब इतना देख ही लिया है तो, कि अपर ट्रायंगुलर हाफ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अपर ट्रायंगुलर हाफ में अगर आप देखो तो रो की वैल्यू है 0.2, तो कॉलम की वैल्यू क्या है, रो जीरो के लिए, सॉरी रो की वैल्यू 0 है, कॉलम की वैल्यू 0.2 है। जब रो की वैल्यू 1 है तो कॉलम की वैल्यू 1 2 आ रही है सिर्फ। जब रो की वैल्यू 2 हुई तो कॉलम की वैल्यू सिर्फ 2 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉलम है वो स्टार्ट कहां से होगा, रो से स्टार्ट होगा, और लेस देन आपका जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है विच इज बेसिकली एन यहाँ पर, उतना जाएगा। ठीक है, तो रो के बराबर से कॉलम स्टार्ट हो रहा है और आगे जा रहा है, विच इज इन दिस केस कॉलम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रो। जब आप अपर ट्रायंगुलर हाफ की बात करते हैं तो आपका कॉलम ग्रेटर देन या इक्वल टू रो रहता है। दैट्स इट, इतना हमको करना था। अब हम करते हैं ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज करूंगा वो अलग फंक्शन में करूंगा, पर फिर भी चेंज आपको पता है इस वाले फंक्शन में या मेथड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हीप के अंदर चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोज कर रहे हैं मैट्रिक्स को, तो यहाँ पर मैट लिख रहा हूं मैं सिर्फ। तो यहाँ देखते हैं क्या है कि I0 लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस, और J को I से स्टार्ट करेंगे लेस देन, चलो ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ एंड J प्लस प्लस। यहाँ पर वैसे मेरे को मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ अलग से ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों ही एन एन ही है, तो मैट्रिक्स डॉट लेंथ लिखता तब भी चल जाता, क्योंकि एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो कोई नहीं, स्पेसिफिक हमने ऐसे लिख दिया। अब हमको क्या करना है, स्वैप करनी है वैल्यूज। तो मैट्रिक्स ऑफ आई जे में टेम्प आएगा, फिर मैट्रिक्स ऑफ आई जे में मैट्रिक्स ऑफ जे आई की वैल्यू आ जाएगी, और मैट्रिक्स ऑफ जे आई के अंदर टेम्प की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज स्वैपिंग यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। हम लोगों ने अपर ट्रायंगुलर हाफ में यहाँ पर स्वैपिंग कर दिया, तो मैं लिख देता हूं कि ट्रेवर्स ओनली इन अपर ट्रायंगल। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, रोटेट के अंदर मैं सबसे पहले अपना ट्रांसपोज ले चुका हूँ, तो मैंने मैट्रिक्स डाल दी और इसका ट्रांसपोज यहाँ पर हो चुका होगा। ना जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया है तो अब मेरे को हर एक रो को रिवर्स करना है। तो देखो, हर एक रो को रिवर्स करने का क्या प्रोसीजर है, सर हाई लो वाला जो। बिल्कुल ठीक है। तो वही है, एक बारी जल्दी से फिर भी बता रहा हूँ कि हर एक रो के लिए फॉर एवरी ith रो आपको एक काम करना पड़ेगा। लो को आप रखोगे 0 पे और हाई को आप कहाँ रखोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स -1 पे। तो आपने हाई को यहाँ रखा नंबर ऑफ कॉलम्स -1 पे, और फिर क्या करना है, जब तक लो लेस देन हाई है तब तक वैल्यू को स्वैप करो। तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 1, और जैसे ये होगा लो को प्लस प्लस, हाई को माइनस माइनस, दोनों बराबर हो गए, रुक गया। फिर नेक्स्ट रो के लिए भी ये करना है, फिर नेक्स्ट रो के लिए भी ये करना है, तो ये काम हर रो के लिए करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक अलग फंक्शन बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, और जैसे मैं कोड कर रहा हूँ प्रेफर करूंगा कि ऐसे ही आप लोग भी करो, अलग अलग फंक्शन बना के रिवर्स रो। ठीक है, लाइक जान के करता हूँ मैं ऐसे कोड, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगता रहे। तो यहाँ पर मैंने जो फंक्शन बनाया है उसमें 2 पैरामीटर क्या दिए, एक तो मैट्रिक्स देनी पड़ेगी पैरामीटर ऑब्वियसली, क्योंकि मैट्रिक्स की रोज रिवर्स कर रहे हो, और एक आई दे दिया। आई क्या है कि कौन सी रो आपको रिवर्स करनी है, ith रो आपको रिवर्स करनी है। तो लो को रखूंगा 0 पे,
एंड हाई को रखूंगा जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं -1 पे, तो मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ -1 पे। जब तक मेरा लो लेस देन हाई है तब तक क्या करना है, टेम्प रखूंगा मैं मैट्रिक्स ऑफ लो, मतलब सॉरी जो रो है वो तो आई थी है और कॉलम हमारा लो है। फिर मैट्रिक्स ऑफ रो तो आई थी है, कॉलम लो है। इसमें यहाँ पर हम कहेंगे कि रो तो आई थी है और कॉलम हाई है। और फिर यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ आई हाई में हम लोग डाल देंगे टेम्प, लो को प्लस प्लस करना है, हाई को माइनस माइनस करना है। तो ये आपका रिवर्स रो देगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, जितनी रोज हैं आई जीरो लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ, जितनी रो आपकी हैं सारी की सारी रो के रिवर्स करना है। तो रिवर्स रो मैट्रिक्स कॉमा आई, सारी की सारी रोज को आपको रिवर्स करना है। बस दैट्स इट, और तो कुछ करना ही नहीं है। वर्ड टाइप का फंक्शन है तो हमको कुछ रिटर्न नहीं करना, कुछ नहीं करना, सारे ही वर्ड टाइप के फंक्शन है। ठीक है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो बस हो गया सबमिट। एक चीज और है छोटी सी, लाइक अगर बेसिकली चाहो तो यहाँ पर आप कहाँ गया वो, यहाँ पर आप इसको i+1 से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, क्योंकि जब बेसिकली हम लोग स्वैपिंग करते हैं, मतलब बेसिकली जब हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं तो रो तो एज इट इज ही रहती है, ये डायगोनल तो एज इट इज ही रहता है। डायगोनल में तो हम स्वैपिंग करते नहीं है, तो आप इसके आगे आगे से भी इनिशियलाइज कर सकते हो इफ यू वांट। तो कॉलम को ग्रेटर देन रो भी रख सकते हो, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू रखने की बजाय, पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है। चैट में क्या भेजा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन सेम चीज भेजी हुई है, ठीक है। तो यही है, बता दो अब कुछ डाउट या आ गया समझ। सर हम्म, जस्ट अ क्वेश्चन, जैसे हमने ट्रांसपोज कर लिया वो तो मुझे समझ में आ गया, मुझे रिवर्स भी आ गया, बट अगर हम नॉर्मल रिवर्स जो एक एक 1D एरे के लिए करते हैं हाँ वो लिखें और हर बार रेफरेंस पास कर दे तो वो भी तो वर्क कर जाएगा ना? मतलब समझा नहीं मैं। और जैसे सर एक लूप चलाएंगे हाँ रो जिसके अंदर हमारे रेफरेंसेस पड़े होते हैं उसके लिए अच्छा। उतना रो चलेगा, और हाँ हर बार हम अपने एक मैट्रिक्स अपने एक 1D एरे का रेफरेंस भेज देंगे और नॉर्मल वाला रिवर्स वर्क कर जाएगा। ठीक है। जस्ट हाँ ठीक है, जस्ट आस्किंग। ठीक है, ठीक है, कर जाएगा। ओके, मतलब अगर सेम ही रेफरेंस ऑब्वियसली तो कर ही जाएगा। हम रेफरेंस भेज देंगे तो रिवर्स कर देगा, रिवर्स परसिस्ट करेंगे। ठीक। ओके सर। ओके, तो और लोग कोई बताओ डाउट है तो, वरना आज के लिए यही है। ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो अगर कोई डाउट हो तो बता दो। रिवर्स वाला एक बार ही बताऊं, देखो। आ, ये है अरे, तो देखो यार, हम पता क्या कर रहे हैं, हमने रिवर्स फंक्शन के अंदर ना दो चीजें भेजी है। एक तो ये मैट्रिक्स भेज दी, मतलब इसका एड्रेस चला जाएगा मैट्रिक्स का, ये हमको मालूम ही है कि जब मैट भेजते हैं तो उसका एड्रेस चला जाता है। और एक हमने आई भेज दिया, आई इज द ith रो। तो मतलब कौन सी रो पे कर रहे हो, तो लेट से हम इस रो की बात करते हैं, आई इज इक्वल टू लेट से 1 है, तो यहाँ पर ये वाली रो पे करना है। मैंने लो को रखा है 0 पे, तो मैंने लो को यहाँ रखा है। हाई को रखा है मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स -1 पे, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 थे तो हाई को यहाँ पे रखा है। और रो आई थी है, देख लो यहाँ पे, हर बारी रो को तो मैंने आई थी रखा है, जो आई पास का रखा था। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जो हमारा 3 वेरिएबल स्वैपिंग होती है वही कर रहे हैं कि यार इसको, मतलब जो आप अगर टेम्प को दिखाऊं तो टेम्प में पहले आप एरे मतलब मैट्रिक्स ऑफ आई एंड लो स्टोर कर लो, कर लिया। फिर अब आप क्या करो, मैट्रिक्स ऑफ आई लो में आई हाई की वैल्यू डाल दो, यानी यहाँ पर 8 डाल दो। और फिर आई हाई में टेम्प की वैल्यू डाल दो, यानी यहाँ पर 2 डाल दो। तो ये स्वैप हो गया। फिर आप लो को बढ़ा दो और आप हाई को घटा दो। तो ये आपको तब तक करना था जब तक आपका लो लेस देन आया था। यहाँ पर जैसे इक्वल हो गया तो आप देखो ये 852, ये एक रो रिवर्स हो गई है। ये काम मैंने यहाँ पर सारी की सारी रोज के लिए कर दी। ठीक है, आगे आप समझ।
ओके ठीक है। तो और बस जाते आते यही कहूंगा एक बारी फिर से, जिन लोगों को आती है डेवलपमेंट प्लीज इस शीट का फीडबैक दे देना, कल दे देना, मतलब अभी इमीडिएटली तो नहीं कहूंगा मैं, भी कल तक दे देना थोड़ा, ताकि और मतलब अगर लग रही है सही तो आप लोग भी कर सकते हो ऑब्वियसली प्रैक्टिस, इसीलिए शेयर करिए, देख लेना इसमें। दोबारा कह रहा हूँ फेमस नेम्स वाले वीडियो इंक्लूड नहीं करे हैं, जिनमें मेरे को लगा कंटेंट जेन्युइन है वो इंक्लूड करें। ओके जी, तो बंद करते हैं आज, किसी ओके को अगर सर, कुछ नहीं थैंक पूछना यू। हो। बाय बाय।